vedalifesciences.com। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ये हमारा हमेशा से टारगेट रहा है, इकलौता टारगेट रहा है और फॉरएवर टारगेट रहा है कि सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सभी के लिए सेहत, सभी के लिए खुशहाली हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एकमात्र कामना है, भगवान से एक प्रार्थना है, वो यही है। आज हमारा इस सेशन का लास्ट सीरीज का लास्ट सेशन है, तो आज इसको थोड़ा सा हम बहुत डिटेल में समझने वाले तो हैं ही। ऑब्वियसली हम सारे, मैंने पूरे दिल से कोशिश करी है सारे जितने भी सेशंस हैं उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। लेकिन ये जो आज का सेशन है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको देनी है, अदरवाइज उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद आपको समझनी है। मैंने लास्ट सेशन में आप सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि आज का सेशन अटेंड करने से पहले आप लोग पिछला जो कुछ मैंने पीडीएफ वगैरह जो आपको दे रखे हैं, जो भी पिछले सेशंस की मैंने आपको मटेरियल दिया है, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर ले, सो दैट कि आज का सेशन आपको सारी चीज़ों को लिंक करने में आसानी हो। तो जो आज का हमारा ये जो टोटल हमारे 16 कोर्सेज का जो बियॉन्ड आयुर्वेदा, नाम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बियॉन्ड आयुर्वेदा। इट्स नॉट आयुर्वेदा ओनली, इट इज नॉट आयुर्वेदा, इट इज बियॉन्ड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के बाद क्या है, उसके आगे क्या है। तो ये जो 16 डेज का जो कोर्स था, इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, ये सारी चीजें टोटल मिलाकर के बियॉन्ड आयुर्वेदा के कोर्स को कंप्लीट करती है। आयुर्वेदा के बारे में हमने जो सीखा वो सीखा, बट बियॉन्ड आयुर्वेदा में क्या क्या था, नेचुरोपैथी था, ऑब्वियसली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी उसी का पार्ट है, हर्बल सपोर्ट, योगा, फास्टिंग, डिटॉक्स, हाइड्रेशन, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जियोथर्मल एनर्जी, स्ट्रक्चर्ड वाटर, मेडिटेशन, वेट पैक, मसाज और सनबाथ। ये 16 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हमने ये बियॉन्ड आयुर्वेदा का कंप्लीट कोर्स जो है ये किया है, राइट। तो जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन भी होगा, बहुत लोगों के मन में होगा ये क्वेश्चन कि आयुर्वेदा का कोर्स और आयुर्वेदा हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, बियॉन्ड आयुर्वेदा का कोर्स है और आयुर्वेदा का ही टॉपिक जो है वो सबसे पहले होना चाहिए था, उसके बाद उसके बियॉन्ड चलना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा क्यों हमने किया कि हमने आयुर्वेदा को ही सबसे लास्ट में रखा। ऐसा क्यों हमने नेचुरोपैथी भी किया, हमने डिटॉक्सिंग भी किया, हमने वेट पैक किया, मसाज किया, मेडिटेशन किया, कई चीजें कर ली, लेकिन वाई, व्हाट इज द रीजन कि आयुर्वेदा को हमने सबसे लास्ट में रखा है। उसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। अगर हमें एक शर्ट, जो शर्ट हम शर्ट पहनते हैं, राइट, एक शर्ट को अगर वो उल्टी हो जाती है, धोने के टाइम उसको उल्टा कर लेते हैं, अगर वो उल्टी हो जाती है तो उसको सीधा करने का क्या तरीका है। शर्ट को सीधा करने का क्या तरीका है। शर्ट को सीधा करने के लिए हमें उसकी बाजू के अंदर, उसकी उसकी जो आर्म होती है उसके अंदर पूरा हाथ पहले डालना होता है, लास्ट तक उसके लास्ट का पॉइंट पहले पकड़ना होता है और फिर उसको खींचना होता है, तो वो बाजू जो है वो सीधी हो जाती है उसकी। यही तरीका है। और इसी तरीके से हमने ये जो आयुर्वेदा का कोर्स है इसको भी, बियॉन्ड आयुर्वेदा का जो कोर्स है इसको इसी तरीके से लिया है कि सबसे पहले हमने हाथ अंदर डाल करके पूरी लास्ट की जो चीज है उसको सबसे पहले पकड़ा और जब सीधा उसको खींचना शुरू किया तो धीरे धीरे सारी चीजें स्ट्रेट होती चली गई। तो ये जो कोर्स है ये आयुर्वेदा का जो लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि हमें पहले बेसिक सारे इसके जो टुकड़े थे, उन जो एक पजल होती है, जो एक हमारी पजल की तरह पे अलग अलग हमारे पास पीसीज होते हैं, हमने सारे पीसीज पहले इकट्ठे कर लिए। आज हम क्या करने वाले हैं, आज वो सारे पीसीस को स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं, उन सारे पीसीस को आपस में जोड़ करके प्रॉपर जो उसकी इमेज है वो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज और है जो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा। आज मैं आपको कोई आयुर्वेद का कोई नुस्खा बताने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी।
ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके पेट में दर्द है तो ये जड़ी बूटियां ले लो, या आपको ये बीमारी है तो ये खा लो, ये बीमारी है तो ये काढ़ा पी लो, आपको ये बीमारी है तो ये च्यवनप्राश खा लो, चूरन चटनी च्यवनप्राश ये सब चीजें मैं नहीं देने वाला हूँ, ना इनके बारे में बताने वाला हूँ। आयुर्वेदा का ये जो कोर्स आज मैं आपको देने वाला हूँ ये इन सब से बहुत आगे है। ठीक है, हमारे इंडिया की उपज है आयुर्वेदा, हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इसको नरिश हुआ, लेकिन आज की डेट में ये बहुत पिछड़ गया है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है कि जो हजारों सालों से जो बीमारियां थी वो बीमारियां आज की डेट में नहीं है। जो आज की डेट में बीमारियां हैं वो हजारों साल पहले नहीं थी। शुगर डायबिटीज पहले नहीं था, राइट? बीपी, कैंसर, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये पहले बीमारियां नहीं थी। पहले बीमारियां क्या थी? हैजा और प्लेग या इस तरह की बीमारियां थी जो किसी न किसी बैक्टीरिया वायरस को कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी में आ जाती थी, या फिर कोई जैसे वॉर हुआ, जैसे अब हिंदू मुस्लिम के वॉर हुआ करते थे, पहले राजा इस राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, उसके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और बस ये लड़ाइयाँ, उस टाइम पे जो चोट लग जाती थी, जो जिनको वो हो जाता था, तो वो सब चीजों को रिपेयर करने का काम जो था वो हुआ करता था। लेकिन आज की डेट का अगर हम उसको थोड़ा सा डीपली देखें तो आज की डेट में जो बीमारियां हैं वो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले नहीं थी। तो हजारों साल पहले होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो जो हजारों साल पहले जो रिसर्च, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इनकी जो जिन्होंने आयुर्वेदा को डेवलप किया, महर्षि चरक की बात करें या अगस्त्य की बात करें या किसी भी ऋषि की बात करें, जिन्होंने इसको जन्म दिया, जिन्होंने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया, उन लोगों को आज की बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं रहा होगा। तो जो आज की बीमारियां हैं उनको आज का आयुर्वेद चाहिए, उनको वो पिछला 5000 साल पहले का आयुर्वेद नहीं चाहिए फ्रेंकली। ठीक है, किसी को मैं डायरेक्ट पिंच करने के लिए, डायरेक्ट हिट करने के लिए, या किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो एक बहुत छोटी सी, एक बहुत सिंपल सी, प्रैक्टिकल सी बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम पुरानी ही टेक्नोलॉजी, पुरानी आज से 100 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज हम यूज नहीं कर रहे हैं। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, जिनका बटन ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था, हाथ में पकड़ने, मुंह से पकड़ने वाला पीस अलग होता था, कान से पकड़ने वाला अलग होता था। टीवी ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाले टीवी होते थे। ठीक है, पहले तो टीवी होते भी नहीं थे, रेडियो होते थे। आजकल हम वो सब चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वही टेक्नोलॉजी हम अपनी सेहत के ऊपर, इतनी सालों पुरानी टेक्नोलॉजी हम अपनी सेहत के ऊपर कैसे आजमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर हम बात करें तो प्लस की तरफ करना चाहिए, माइनस की तरफ नहीं। 100 साल पहले का एक्सपेरिमेंट हम आज क्यों करें? 10 साल आगे का एक्सपेरिमेंट करें तो समझ में भी आता है ना? तो ये जो आयुर्वेदा का कोर्स है, इसके अंदर मैं कोई नुस्खा, कोई आपको, कोई क्या कहते हैं उसको, आपको एक कहावत आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा है जान, ऐसी एक कहावत लोगों ने बना रखी है। तो हमारा ये जो, इसका जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है, जो मेरा ये बताने का मकसद था कि नीम हकीम खतरा है जान, उसके पीछे जो मेरा लक्ष्य था, उसके पीछे जो मेरा टारगेट था, वो किसी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था। मेरा ये मतलब था कि अधूरा ज्ञान या पुराना ज्ञान, ज्ञान को भी जरूरत होती है लगातार पॉलिश करते रहने का। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपने सीख लिया और 50 साल बाद भी वही वैसा ही रहेगा। हमारी मेमोरी धीरे धीरे डेली भूलने की तरफ बढ़ती है आगे। हमारे को नेचर ने ना जो ब्रेन दिया है, ये भूलने के लिए दिया है, याद रखने के लिए नहीं दिया है। 1% याद रखने के लिए दिया है। ये मैं शायद पहले किसी सेशन में पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ कि हमारा ब्रेन उतनी ही चीजें स्टोर करता है, उतनी ही मेमोरी स्टोर करता है जितनी उसके रेलेवेंट होती है। अदरवाइज रेलेवेंट चीजों को स्टोर नहीं करता है। लाइक एग्जांपल, अभी हम जहां पर भी बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, अभी हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है इस प्रेजेंटेशन की तरफ है, तो ये उतना ही सुन रहा है, समझ रहा है। ना तो ये पंखे की आवाज सुन रहा है, ना पंखे की स्पीड कितनी है, ना कमरे का टेम्परेचर, ना दीवारों का कलर, ना वहां पे क्या कौन से पौधे रखे हैं, कौन सी टेबल पे, कुर्सी पे, मतलब सारी चीजों को नोटिस देख जरूर रहा होगा लेकिन स्टोर नहीं करेगा, मेमोरी में कैप्चर नहीं करेगा, धीरे धीरे भूलेगा। तो 99% चीजों को हम भूल रहे होते हैं डेली, हर मिनट, हर सेकेंड।
तो जो भी चीज हम सीखते हैं, जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं, वो धीरे 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 फेड होती ही चली जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक भगवान ने एक पूरा सिस्टम में प्रकृति का नियम है, राइट। तो नॉलेज को भी अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम 50 साल पहले का या 100 साल पहले का ज्ञान पकड़ के आज बैठ जाएंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे जान के लिए एक खतरा ही हो जाएगा। तो हमें इसको अपग्रेड करते ही रहना पड़ता है। तो ये जो हमारा ये कोर्स बियॉन्ड आयुर्वेदा का, जो ये मेरा एक मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी जो आप लोगों को देने की, मेरा कोई भी ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपको कोई काढ़ा बनाना सिखा दूंगा या मैं आपको कोई जड़ी बूटियों से चूरन बनाना सिखा दूंगा या कोई दवाई बनानी सिखा दूंगा या कुछ। मेरा वो टारगेट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर काढ़ा या दवाई या ये चीजें मैं बताऊंगा ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें इतनी डिटेल में हैं कि आप 99% भूल जाओगे, 1% याद रखोगे, 1% अप्लाई करोगे, 1% अप्लाई का उसका 10% आपको आराम मिलेगा, तो कितना क्या फायदा होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि फिर हम फेथ लूज कर देते हैं कि यार इन चीजों से तो कुछ होता नहीं है, बेटर वही है कि एलोपैथी की दवाइयां खाओ और अपना जीवन। तो हम लोग खुद गलती कर देते हैं, हम लोग एक ही चीज को पकड़ के उसी को रिपीट करते चले जाते हैं, तो वही चीज जो है ना हमारे को फिर अल्टीमेटली नुकसान देनी शुरू कर देती है। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि मैं क्या नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि इसका फायदा क्या है आपको, इसका अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलना है वो क्या है। जितने 15 डिफरेंट चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सिखा चुका हूँ, वो सारी चीजें हम अप्लाई कैसे करनी है किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के, ठीक है। ये चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आयुर्वेद को लेकर के थोड़ी थोड़ी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर सारी चीजों को हम आपस में जोड़ते चलेंगे, राइट। तो जो आयुर्वेद है, इट इज एन एंशियंट हीलिंग आर्ट। एंशियंट कहने से मेरा मतलब ये है, जब से मानव सभ्यता स्टार्ट हुई है, जब से मानव सभ्यता जो है स्टार्ट हुई है, अगर हमने, आपको याद होगा पिछली कुछ स्लाइड्स के अंदर हमने देखा है कि जो गुफाओं में लोग रहा करते थे वो दीवारों पर पेंट कर दिया करते थे, जो शिलाएं बना दिया करते थे उनके ऊपर, उनमें भी जो है हमें कुछ ना कुछ इनका जो है उसका देखने को मिला है, अंश उनका देखने को मिला है। तो ये तब से चला आ रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा, धीरे धीरे। पहले तो लोग, इंसान को आग जलानी भी नहीं आती थी ना, उससे पहले भी आयुर्वेद रहा होगा, क्योंकि जो कोई बीमारी होती थी या कुछ होती थी, घास फूस खा करके अपनी बीमारी ठीक करते थे, उस टाइम भी आयुर्वेद रहा होगा। लेकिन उसका ज्ञान नहीं था, वो रिटेन में नहीं था, वो नॉलेज में नहीं था। लेकिन ये था कि एक नॉलेज थी, लोगों को एक समझ थी कि अगर सिर में दर्द है तो कौन सी घास खानी है, पेट में दर्द है तो कौन सी घास खानी है। उस टाइम पे इसी तरीके से समझ रही होगी, है ना, हजारों साल पहले की बात है, तब भी आयुर्वेद जो है तब भी रहा होगा। तो इतना पुराना, ये धीरे 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 इवॉल्व होते 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 आज की जो डेट है, आज किस तरीके से कितना फैला है, क्या हुआ है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें समझने की है कि आयुर्वेदा कोई साइंस नहीं है, इट इज नॉट अ विज्ञान, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये हमारा जीने का एक तरीका है। इसके अंदर योगा भी आता है, इसके अंदर मेडिटेशन भी आता है, इसके अंदर सब कुछ आता है। जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं वो सारी चीजें टोटल जो हैं, सभी चीजें हमारी एक वे ऑफ लाइफ डिफाइन करती हैं। अर्ली टू मॉर्निंग, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज हमने बात करी थी। हमने खाने की प्रेयर करनी चाहिए, खाने को कितना पकाना है, कितना कैसे डिटॉक्स करना है, शरीर के अंदर गंदगी जमा नहीं होने देनी है, योगा करना है, स्ट्रेस रिलीज करना है, मेडिटेशन करना है, मसाज करना है। ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली अगर हम ध्यान लगा करके देखें, अगर ये सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये धीरे धीरे हमें नेचुरल होने की तरफ ही लेकर के जाती हैं। जितना हम नेचुरल होते जाएंगे, जितना हम प्योर होते जाएंगे, जितना हम आर्टिफिशियल चीजों से दूर होते जाएंगे, जितना नेचुरल की तरफ बढ़ेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमारी सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक होती चली जाएंगी। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, है तो शरीर के अंदर ही ना। तो शरीर अगर हमारा ठीक रहेगा तो वो सारी बीमारियां जो हैं धीरे धीरे वॉश आउट होती ही रहेंगी, ठीक है। तो आयुर्वेदा इज अ साइंस डीलिंग विद द नेचुरल रेमेडीज ओनली, राइट। So what is Ayurveda? It is a knowledge of life. Ayu means life.
आयुर्वेदा जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, आयु और वेदा। आयु मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज। और जो हमारा कंपनी का जो मेरा वो है, वो भी वेदा लाइफ साइंसेस करके ही है, वेदा लाइफ साइंसेस। तो दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू आयुर्वेदा ओनली, राइट। तो लाइफ का मतलब, जहां पर मैं लाइफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों चीजें आ जाती हैं। तो आयुर्वेद के अंदर हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी समझा, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को, और जो हमारे ऊपर एक्सटर्नली इफेक्ट कर रही होती हैं, उनको भी हमने डिटेल में समझा है, राइट। तो दिस इज आयुर्वेदा। नाउ व्हाट इज आयुर्वेदा? थोड़ा सा हम टेक्निकल, अगर हम फैक्ट्स, अगर बुलेट पॉइंट्स अगर हम बात करें, तो इट इज ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, होलिस्टिक एंड नेचुरल हीलिंग। ये सब हमें बहुत सारी, कई बार, अब कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि इन 15-16 सेशंस के अंदर मैं बार बार रिपीट कर करके, आपको भी लगता होगा क्या एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन जो है, जो फिक्स है, जो हमें बार बार रिपीट इसलिए की जाती है कि वो हमारे अंदर फिक्स हो जाए, जो परमानेंटली हमारे अंदर छप जाए, तो इसीलिए हमें उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत होती है। तो आयुर्वेद के बारे में हमने जाना। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा आर, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आयुर्वेद फॉलो करता है, लाइक पंचभूत, यानी कि 5 महाभूत बोले जाते हैं, जैसे कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये 5 भूत बोले जाते हैं। अभी हम इनको सबको डिटेल में समझने वाले हैं, अभी हम इनको सबको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी एक नाम, खाली मैं नाम बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनको भी डिटेल में हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद गुण होते हैं, रजस, तमस और ये, ठीक है। फिर उसके बाद 7 तरह की धातु होती हैं हमारी, अस्थि, मज्जा, ये कई तरह के, मांस, मज्जा, कई तरह के धातु होते हैं हमारे शरीर में। अभी हम उनको भी डिटेल में समझने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जो होता है, उससे रिलेटेड कई चीजें होती हैं, वो भी हम, ये सारी, अभी मैं आपको जो बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ, आज की प्रेजेंटेशन काफी लंबी होने वाली है, सो प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी प्राण शक्ति, जो हमारी लाइफ फोर्स जिसकी हम बात करते हैं, उसको कैसे यूज करना होता है, वो भी अभी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, लेकिन हम फिर से इसको रिलेट करेंगे। फिर हम वाइटल एनर्जी को हम कैसे, हमारी जो एनर्जी चैनल्स होते हैं उसको कैसे हम, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम मर्मा भी बोल सकते हैं, चाहे वो रेकी के थ्रू हो, चाहे मर्म के थ्रू हो, ऑलमोस्ट, चाहे वो एक्यूप्रेशर के थ्रू हो, चाहे वो नेचुरोपैथी के थ्रू हो, चाहे मसाज के थ्रू हो, ये सारे पॉइंट्स को हम कैसे, इनको कैसे स्टिमुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछले सेशंस के अंदर कर चुके हैं, इनको भी हम रिलेट करेंगे, राइट। तो स्रोत होते हैं, अग्निज होती हैं, डाइजेस्टिफायर होता है, हमारे आम होते हैं, कई तरह के क्रियाकलाश होते हैं, ये सारी चीजें हमारी जो हैं, ये हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग जिसको चीज को समझने वाले हैं, दैट इज पंचकर्मा। ये पंचकर्मा के थ्रू, पंचकर्मा इज ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का पंचकर्मा होता है, पंचकर्मा कई तरह का होता है, वो सारी चीजें हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिर कुछ चीजें होती हैं, दिनचर्या, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा डेली रूटीन कैसा, क्या हमें क्या खाना चाहिए, कि कितना गैप रखना चाहिए खाने और पानी के बीच में, ये सारी चीजें हम पिछले सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम डिटेल में करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, राइट। ये सारी चीजें हमारी जो हैं, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं, जिनके आधार पर पूरा आयुर्वेद जो है निर्माण होता है, राइट। सो नाउ देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, 8 तरह का आयुर्वेद इसकी ब्रांचेस होती हैं, लाइक काया चिकित्सा, यानी कि हमारी बॉडी, बाल चिकित्सा, छोटे बच्चों से रिलेटेड, जो, क्योंकि छोटे बच्चों की बॉडी में और एक ह्यूमन, एक एडल्ट की बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का, बहुत सारी चीजों का फर्क होता है, राइट। फिर उसके बाद गृह चिकित्सा, फिर उद्वंक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, जरा चिकित्सा, अभी हम इन सब चीजों को डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। आयुर्वेदा का एम क्या है? हमें मालूम है कि आयुर्वेद का एम क्या है, ये हम पिछले सेशंस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं ज्यादातर यही वर्ड यूज करने वाला हूँ कि पिछले सेशंस के अंदर ये कर चुके हैं, पिछले सेशंस के अंदर ये कर चुके हैं। आज हम उसी सब चीजों को रिलेट करने वाले हैं, तो वही सब चीजें बार बार बोलने वाला हूँ। आयुर्वेद का एम क्या है? हमारी बॉडी को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी को डिजीज फ्री करना,
रूट कॉज को क्योर करना, ना कि ओनली सिम्टम, राइट। सिम्टम को रिमूव करने से ज्यादा हमारे उसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज कैसे पता लगाना है और कैसे, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। So the definition of health according to Ayurveda is health can be defined as a state of individual in which his doshas, number 1 उसके दोष नहीं होने चाहिए कोई बॉडी में, धातु जो बैलेंस होनी चाहिए, अग्नि और मल आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये सारी चीजों का जो मिक्स एंड मैच, जो हमारी बॉडी में जो एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए उतनी ही रेशियो में रहे, कम ज्यादा होगा तो बीमारियां हो जाएंगी। That is very simple fact, right? अगर हम कोई सब्जी बनाते हैं उसमें हमें पता होता है कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च, कितना तेल, कितना क्या डालना है, ये हमें सब चीजों का ज्ञान रहता है। अगर नमक ज्यादा हो जाए तो सब्जी खराब, अगर नमक कम हो जाए तो टेस्ट नहीं आएगा, अगर मिर्च ज्यादा हो जाए, अगर हल्दी ज्यादा हो जाए, यही सब चीजों की तरह हमारी पूरी बॉडी जो है इन सब चीजों से, कई जो दोष मैंने आपको बताए, वात, पित्त और कफ, धातु में भी आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें अगर डिसबैलेंस रहेंगी कि नमक ज्यादा हो जाएगा या मिर्च ज्यादा हो जाएगी या कोई चीज कम हो जाएगी, तो जिस तरीके से सब्जी खराब हो जाती है उसी तरीके से हमारा शरीर जो है वो बीमारियां पाल लेता है। तो यही सब चीजों का बैलेंस, यही सब चीजों का जो एक रेशो जो प्रॉपर होना चाहिए, अगर वो ठीक रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। हम बीमारी को ट्रीट करने की बजाय हम इन चीजों को बैलेंस कर दें तो बीमारी ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगी। आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर हम किसी बीमारी को पर्टिकुलर ठीक करने की कोशिश करेंगे, लाइक किसी को डायबिटीज है तो मैं डायबिटीज ठीक करने में लगूंगा तो नहीं होगा ठीक। अगर मैं डायरेक्ट उसका सिम्टम ठीक करने की कोशिश करूंगा तो ठीक नहीं होगा। अगर मैं उसका जड़ ढूंढूंगा कि कौन सा दोष है, अग्नि ज्यादा हो रही है या वायु, वो इसके अंदर वायु ज्यादा हो रही है, या जल तत्व ज्यादा हो रहा है, या धातु कौन सी बिगड़ रही है, इतनी अग्नि, इसकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो खराब हो रही है, ये चीजों को जड़ ढूंढने की कोशिश करूंगा तो उसके जो रूट कॉज है वो ठीक करके फिर मैं उसको अगर ठीक करूंगा तो वो ज्यादा बीमारी जो है वो इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो सके, राइट। कैसे पता लगाना है क्या है, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि आज की लंबी प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर सब कुछ आएगा। तो आयुर्वेदा के अंदर ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। अब हम बात करते हैं जिन दोष की हम बात कर रहे हैं, 3 तरह के दोष होते हैं। देयर आर 3 दोषास। नंबर 1 वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, कफ यानी जल। मोटा मोटा 5 धातु होते हैं हमारे शरीर के, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये 5 धातु होते हैं, लेकिन दोष 3 होते हैं। तो ये जो 3 दोष होते हैं ना, ये 5 धातुओं का मिक्स एंड मैच करके होते हैं। किस तरीके से, वो हम समझ लेते हैं एक बार। उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि वात क्या करता है हमारी बॉडी में, पित्त क्या करता है और कफ क्या करता है। वात का काम होता है हमारी मूवमेंट से रिलेटेड, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में जितना भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो एक जगह से, लीवर से लेकर के आंखों तक, कान तक, नाक तक, हमारी स्किन तक, बोन्स तक जो पहुंचाते हैं, वो सारी ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो भी वात की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, हमारा देखना, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड, अगर किसी के कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी को दिखाई नहीं देता, या किसी को सुनाई नहीं देता, या किसी को चक्कर आता है, तो ये सारी वात की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। पित्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो है डाइजेशन, नंबर 1, क्योंकि गर्मी, पित्त जो है वो अग्नि तत्व है। डाइजेशन जो है वो हमारा टोटली फायर का काम है। डाइजेशन का मतलब ही है जो हम खाना खाते हैं उसको गलाना है, तो गलाने का काम फायर ही करती है, जो हम ये पहले सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेशन जो है वो खाने को गलाएगा, जलाएगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, सारी चीजें। तो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म आर इंटररिलेटेड, तो बोथ आर केमिकल से दूसरे केमिकल का फॉर्मेशन होना, ये सारी चीजें पित्त के काम होते हैं।
और ज्यादातर ये लीवर के काम है। लिवर, इंटेस्टाइन और स्टमक, ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव जो चैनल है उसके अंदर ये जो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, इनका काम जो है वो ज्यादातर पित्त से रिलेटेड, ज्यादातर, मैक्सिमम, सारा नहीं, कुछ चीजें वात और कफ के लिए भी होती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जितने हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो भी पित्त के अंडर आया। कफ, अब आता है वात, पित्त और कफ, तीसरी चीज होती है कफ। कफ के अंदर हमारा क्या आ जाता है, हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लाइक मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, ये सारी चीजें कफ से रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन, बाइंडिंग, ल्यूब्रिकेशन, जो हमारे मूवमेंट, जो अकड़न जकड़न और इस तरह की। वात क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वात, यानी कि वायु, वात यानी वायु, राइट, ब्रीदिंग, सेल्यूलर मोशन, हमारे न्यूट्रिएंट्स को मूवमेंट करना, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट भी जो है वो वात की वो होती है। वात बेसिकली खाली वायु नहीं होता है, वात इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर, बोथ एलिमेंट्स, राइट। तो जो हमारी हार्ट बीट है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये वात और वात के अंडर आ जाती है, राइट। पित्त के अंदर क्या क्या आता है, हमारे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या जो अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिमूव करना है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली फायर एलिमेंट है तो टेम्परेचर तो कंट्रोल करेगा ही, राइट। स्किन का कलर, और क्योंकि स्किन का कलर जो होता है वो भी जो मेलानिन वगैरह जो होता है वो भी पित्त से कंट्रोल होता है। किसी की बॉडी में पित्त ज्यादा होगी तो वो मेलानिन बढ़ जाएगा, किसी की बॉडी में पित्त कम होगी तो उसका मेलानिन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी पित्त के कंट्रोल में होती हैं, राइट। फिर कफ के अंदर क्या क्या आता है, हमारे जितने टिश्यूज हैं, जितनी हमारी ग्रोथ है, ये सारी चीजें जो हैं ये कफ के अंदर आ जाती हैं। हमारी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, हमारी रेजिस्टेंस पावर, ये सारी चीजें कफ के अंदर आ जाती हैं। सो लोकेशन ऑफ वात इज, कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में लोकेट होता है वात, ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी बॉडी में वात के मेजर फंक्शन, ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में नहीं है, पूरी बॉडी में होता है, लेकिन इन पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा ज्यादा होता है, उसका फंक्शन, उसकी वर्किंग जो है वो ज्यादा होती है, राइट, उसका असर जो होता है वो ज्यादा होता है। बात के अंदर ये पित्त के जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं जहां पर पित्त के बहुत ज्यादा असर होता है। कि कोई भी बीमारी अगर इन चीजों से, किसी को स्किन से रिलेटेड है तो हमें डायरेक्टली समझ जाना चाहिए कि इसका पित्त से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू रहा होगा, ठीक है। अगर किसी का आईज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि पित्त से रिलेटेड कुछ कुछ होगा। फिर हम और डायग्नोसिस के जो प्रोसेसेस हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कफ की कौन कौन सी लोकेशंस होती हैं, ये सारे कफ के लोकेशंस होती हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये वर्क कैसे करते हैं। ऑल द मैटर इन दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड टू दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, राइट। ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और अर्थ 2 बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यही, इसी का कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी बनी हुई है। इसी के कॉम्बिनेशन का डिसबैलेंस होने की वजह से वात, पित्त और कफ के दोष पैदा हो जाते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट कम हो जाएगा, जैसे मैंने कि आपको एग्जांपल दिया था, नमक कम हो जाएगा या मिर्च ज्यादा हो जाएगी, उसी तरीके से अगर ये 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कम ज्यादा हो जाते हैं, फायर ज्यादा हो जाएगी, या अर्थ कम हो जाएगा, या कफ ज्यादा हो, तो अगर हमारा एयर ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है वो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। एक चीज और, उस चीज को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा होती है ना मरती है। एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 3 तरह की एनर्जीज हमारी बॉडी में होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। 3 तरह की एनर्जी होती हैं जो कि एक दूसरे में फॉर्मेट जो है
फॉर्मेशन जिनकी होती रहती है। इसके अलावा भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि यही 3 होती हैं। मैकेनिकल भी होता है कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं ये सारी मैकेनिकल है, ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन वो बहुत माइनर होती हैं। जो मेजरली काम करने वाली होती हैं वो 3 होती हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक और थर्मल। तो अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें, ये वात, पित्त और कफ ही है बेसिकली। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दैट इज कफ। कफ यानी कि अर्थ एंड वाटर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अगर किसी की बॉडी में अर्थ एंड वाटर डिसबैलेंस है, फायर एलिमेंट ठीक है, आपका अर्थ वाटर डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर किसी की बॉडी में फायर और वाटर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो उनका पित्त जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। अगर किसी का अर्थ और एयर एलिमेंट डिसबैलेंस हो रहा है, तो काइनेटिक यानी कि वात से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये अलग अलग चीजें हैं जिसके बेस पर पे हम डायग्नोस करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, किस वजह से है, उसका रूट कॉज वात है, पित्त है या कफ है, या उसका हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके बेस पर हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा चार्ट है। ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है कि जैसी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, पूरा कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, और जिसके अंदर ये सारी चीजें आपके पास हमेशा के लिए स्टोर रहेंगी, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। स्पेस यानी कि हमारा स्काई एलिमेंट जो है, आकाश तत्व जो है, स्पेस और एयर, वात, और इनसे क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आती हैं, ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं। ड्राई हो जाएगा, कोल्ड होगा, लाइट हो जाएगा, इरेक्टिव होगा, ये सारी प्रॉब्लम होंगी। फायर और वाटर की वजह से हमारा पित्त फॉर्म होता है, और उसके अंदर ऑयली, हॉट, लाइट, इंटेंस, फ्लूइड, सॉफ्ट, ये सारी चीजें हमें इस तरीके से पता चलता है कि कौन सी बीमारी किस तरीके, कौन से वात, पित्त और कफ कौन से दोष के वजह से वो डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर। वात से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं हमारी बॉडी, ये आ गए एग्जांपल्स आपके सामने। वात से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं, ये सारी बीमारियां जो वात की वजह से हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, ये सारी लिखी हुई हैं। आपको बहुत ज्यादा आयुर्वेद, क्योंकि मैं एक दिन के अंदर पूरा आयुर्वेद आपको नहीं सिखा सकता, मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ जो बहुत इजीली आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वात, पित्त, कफ बता रहा हूँ, आज से 4 दिन बाद आपको मैं अगर पूछूंगा तो आपको उतना एफिशिएंटली याद नहीं होगा। आपको कभी भी किसी बीमारी से अगर रिलेट करना होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा कि ये वात का है या पित्त का है या कफ का है, आप कैसे उसको रिलेट करोगे, आपको याद नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, ये क्या है, आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने पूरी सारी की जो भी बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं, जितनी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, वो सारी की सारी लिस्ट करके मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखा दी हैं कि कोई भी बीमारी आप कैसे जज कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर किसी को आर्थराइटिस है तो वो वात की वजह से है, पित्त की वजह से है या कफ की वजह से है, यहाँ से आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे सारे। ये सारी बीमारियां जितनी भी हैं ये सारी वात की वजह से है, राइट। आपको कोई भी बीमारी अगर आपको समझ में आ रही है, आप खाली उसका नाम यहाँ से सर्च कर लो कि वात का है, पित्त का है या कफ का है, फिर क्या करना है आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी बीमारियां वात की हैं, राइट। पित्त से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ये सारी बीमारियां हैं जो पित्त से रिलेटेड हैं, राइट। ये सारी चीजें मैं अभी आपको भेजूंगा। कफ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये कफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जितनी भी बीमारियां हैं हमारे शरीर में होती हैं या हो सकती हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों के डिसबैलेंस की वजह से होती हैं। ये बेसिक चीज ये समझने की है। इतना जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी बीमारी इन तीनों के प्लस माइनस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है धातु। 7 तरह की धातु होती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। क्या क्या धातु होती हैं?
नंबर 1 रस धातु, ये क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा। रक्त धातु, ममसा धातु, मेधा धातु, अस्थि धातु और मज्जा और शुक्र, ये 7 तरह की धातुएं होती हैं हमारे शरीर में। इनका क्या फंक्शन है वो सब चीजें समझ लेते हैं। जो रस धातु है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को कैरी करता है, या जो हमारी बॉडी में जिसको हम एक फैक्टर बोलते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये प्लाज्मा जितना हमारा स्ट्रांग रहता है, रस जो होता है हमारा जितना गाढ़ा रहता है, उतनी ज्यादा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है। जितना ये रस धातु पतली हो जाती है, जितना ये रस धातु कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, ज्यादा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है। तो रस धातु इज बेसिकली हमारा ब्लड प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा को हम ब्लड नहीं बोल सकते, और ब्लड और प्लाज्मा जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन होता साथ में ही है दोनों, ठीक है। जो रस धातु है ये हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है, चाहे बोन प्लाज्मा हो चाहे कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। दूसरा धातु है हमारा रक्त, रक्त यानी हमारा ब्लड। ब्लड के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, ब्लड तो हमें मालूम है कि क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रक्त धातु है, दिस इज हमारा ब्लड ओनली। नाउ ममसा इज मसल्स, जो हमारे टिश्यू मसल्स होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां, यानी कि जो हमारा, जिसको हम अपना मांस बोलते हैं, है ना, ये जो मांस होता है ये हमारा ममसा धातु होती है। फिर उसके बाद हमारा आता है मेदा, यानी कि हमारा फैट, जिसको हम चर्बी बोलते हैं। चर्बी जो होती है वो मेदा धातु में बोली जाती है, कि चर्बी जो होती है हमारी मेदा धातु होती है, राइट। फिर उसके बाद हम आता है अस्थि, यानी कि बोन्स, बोलते हैं ना अस्थियां होती हैं हमारे शरीर में, अस्थि, अस्थि इज बोन्स, राइट। फिर उसके बाद आता है मज्जा, मज्जा यानी कि हमारा बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है ये हम सबको मालूम है, हमारी बॉडी में बोन मैरो का क्या रोल रहता है, हमें ये सबको हम बहुत डिटेल में हम चीज को समझ चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है शुक्र धातु, शुक्र धातु यानी कि हमारा जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, हमारे सीमेन वगैरह जो होता है, वो सब सारी चीजें ये हमारी शुक्र धातु। ये 7 तरह की धातुएं होती हैं, जिसके प्लस माइनस की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। अब ये जो धातुएं हैं ये कम ज्यादा होंगी, क्यों? ये कम ज्यादा होंगी वात पित्त और कफ के डिसबैलेंस से, ठीक है। जो भी बीमारी है, हम वात पित्त और कफ इन तीनों के ही डिसबैलेंस को स्टडी करते हैं, कि कौन सी चीज कम ज्यादा कितनी ज्यादा हो रही है, जो पर्टिकुलर किसी धातु को कम या ज्यादा हमारे शरीर में कर रही है, ठीक है। अगर हम वात पित्त कफ को डिसबैलेंस हो रही है, मान लीजिए किसी की बॉडी में वात है ना, तो वात की वजह से अगर जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वात की वजह से होने की वजह से कौन सी धातु इफेक्ट करेगी, इस तरीके से हम बीमारी की बीमारी के डेप्थ में जाने की बॉडी, राइट। अब उसके बाद जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के अंदर, वो है टेस्ट, यानी कि रस। कई तरह के रस होते हैं हमारी बॉडी में, 6 तरह के बेसिक रस माने जाते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, ये इस तरीके से 6 माने जाते हैं। मीठा क्या होता है? मीठा यानी कि हमें मालूम है मीठा, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर अर्थ और वाटर एलिमेंट जो होता है ज्यादातर एक्टिव रहता है। सोर यानी खट्टा, खट्टे के अंदर अर्थ और फायर एलिमेंट रहता है, ठीक है। ज्यादा चीज खट्टी खा लो तो आपको एसिडिटी होने लग जाती है ना, तो वही चीज है। ज्यादा खट्टा खाने से, जैसे कि हमारा लेमन हो गया या योगर्ट यानी कि दही, है ना, सोर यानी खट्टी चीजों में अर्थ और फायर एलिमेंट रहता है। सॉल्टी यानी कि नमकीन चीजों में वाटर और फायर एलिमेंट रहता है, राइट। पंजेंट यानी कि स्पाइसी, जिसके अंदर तीखापन होता है, उसके अंदर एयर और फायर एलिमेंट रहता है। बिटर यानी कि कड़वा, कड़वा के अंदर हमारा एयर और अर्थ एलिमेंट रहता है। कई जगह पे मैंने अर्थ को ऐसा लिखा, चलिए ठीक है।
फिर एस्ट्रिंजेंट यानी कि बकबका, जैसे हमारा अगर जैसे हम कच्चा आलू खा के देखें या जैसे जो जो एक टेस्ट होता है जो कसेला कसेला सा होता है, उसको हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। उसके अंदर हमारा एयर और अर्थ एलिमेंट होता है, राइट। हाँ, ये एक बेसिक चीज है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ये खाली एक कॉन्सेप्ट है जो खाली बताने के लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है एलिमेंट्स के बीच में और इसके बीच में? जो हम वात पित्त और कफ, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। स्वीट यानी कि अगर हम मीठा की बात करते हैं तो उसमें अर्थ और वाटर यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम, थर्मल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। इस तरीके से हम जज करते हैं कि कौन सी एनर्जी का हमें डिसबैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर। और मीठा और खट्टा, ये जो चीजें हैं, ये सारे जो रस होते हैं हमारी बॉडी में, कौन सा बढ़ गया, कौन सा कम करने की जरूरत है, कौन सा ज्यादा करने की जरूरत है, इसके बेस पे हम किसी भी बीमारी को जज करने की कोशिश करते हैं, उसका उसका डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो नाउ अगर हम इन सारी चीजों को एक एक कंसोलिडेट करें, व्हाट इज अ डिजीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? डिजीज इज द इम्बैलेंस ऑफ दीज थ्री एनर्जीज। चाहे वो कैंसर है, अब कैंसर जो है जब पैदा हुआ हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि कैंसर अलग से पैदा होता है। कैंसर हमेशा हमारी बॉडी में होता ही है, नहीं तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। हमारे सेल्स जो ग्रो करते हैं वो एक फैक्टर है, हमारी बॉडी को ग्रो करना ही है। हमारी बॉडी के अंदर अगर कैंसरस सेल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद वो जो बॉडी है ग्रो करना बंद कर देती है। मैं अगर अपने हाथ की बात करूं, अभी आपको कैमरे में मेरा हाथ दिख रहा है, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो एक लिमिट है कि कौन सी फिंगर कितनी लंबी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लिमिट हट जाएगी तो कैंसर वाले जो सेल हैं जो ग्रो करके, पहले छोटी सी मेरी फिंगर रही होगी बचपन में, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये इतनी हुई है। लेकिन इसकी एक लिमिट के बाद अगर ये बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, या इसके टिश्यू इधर उधर से ग्रो करना शुरू कर दें, जिस शेप में इसको बढ़ना चाहिए उस शेप में ना बढ़ के ये फैलती चली जाए और ये गुच्छे की तरह बन जाए, तो वो हम कैंसर बोल देते हैं। लेकिन कैंसर तब होता है, कैंसर एक डिसऑर्डर है कि बॉडी जितनी ग्रो करनी चाहिए उससे ज्यादा ग्रो कर रही है। जो टिश्यूज हैं जिस लिमिट में ग्रो करने चाहिए उस लिमिट से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक जो कंडीशन है उसको हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर हम सबके अंदर रहता है। एवरीबॉडी धरती पर, जितने ह्यूमन बीइंग, जितने एनिमल्स, सबके अंदर कैंसर सेल होते हैं, लेकिन वो ट्रिगर नहीं होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं रहते हैं। एक लिमिट के बाद वो ग्रोथ बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको विटामिन डी चाहिए, D12 चाहिए, जो भी चाहिए उनको, जो उनकी खुराक है जितनी लिमिट में मिलनी चाहिए उतनी लिमिट में उनको मिलती रहे तो वो कंट्रोल में रहते हैं। वो कम या ज्यादा हो जाए तो वो डिसबैलेंस होकर के ग्रोथ को कम भी कर सकते हैं, ग्रोथ को ज्यादा भी कर सकते हैं। कईयों की हाइट छोटी रह जाती है, कईयों का एक आधा हाथ पैर होता है जो छोटा रह जाता है, या कई चीजों की ग्रोथ जो होती है किसी की कम हो जाती है, वो भी कैंसर सेल्स ही होते हैं जो कम ग्रो करे, जिसकी वजह से जो नेचुरल उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हो पाई और उनकी हाइट छोटी रह गई, है ना। इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, इसमें 5 ही उंगलियां क्यों हैं, 10-15 उंगलियां क्यों नहीं है, 20 उंगलियां, 50 उंगलियां क्यों नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगर उतनी ही है, उतनी जितनी लिमिट डिफाइन हमारे डीएनए के अंदर, उतनी ही ग्रोथ है, ग्रोथ है, तो वो क्यों है? कफ का डिसबैलेंस होगा, हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो ढंग से किसी सेल तक पहुंचेंगे नहीं, तो वो सेल जो है वो अपनी जो ग्रोथ है या तो कम कर देगा या एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। इसी तरीके से कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में जन्म लेती है, राइट। तो अल्टीमेटली हम सारी चीजों को अगर मिला करके देखें तो ये है कि वात, पित्त और कफ, ये डिसबैलेंस होने की वजह से हमारी सारी बीमारियां पैदा होती हैं।
राइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, वात, पित्त और कफ, काइनेटिक, थर्मल एंड, इसी को हम हेल्थ कहते हैं, राइट। अगर हमें डिजीज पता चल गई, डिजीज क्या है, वात, पित्त और कफ का डिसबैलेंस, तो क्योर क्या होगा, कम हो रही है बढ़ा दो, पित्त कम हो रही है बढ़ा दो, कफ ज्यादा हो रही है घटा दो, इनका जो बैलेंसिंग है यही क्योर है, राइट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एनी मेथड, किसी भी तरीके से अगर हम इन तीनों चीजों को बैलेंस करते हैं, दैट इज द क्योर। चाहे वो एक्यूप्रेशर के थ्रू हो, चाहे वो एनर्जी चैनल्स के थ्रू हो, चाहे वो मेरिडियंस के थ्रू हो, चाहे वो योगा के थ्रू हो, चाहे वो हमारा सनबाथ के थ्रू हो, चाहे वो हमारा मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो डिटॉक्स के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करना है बस। दिस इज द क्योर, दिस इज द ओनली क्योर। इसके अलावा और कोई क्योर है ही नहीं, राइट। व्हाट इज पंचकर्मा? पंचकर्मा इज एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और पंचकर्मा डाइट, ये 5 चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम वात, पित्त और कफ इनको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, आगे डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं कि पंचकर्मा के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत रहती है। दीज आर द बेसिक चीजें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है पंचकर्मा को ढंग से प्रॉपर तरीके से करने के लिए। लेकिन आयुर्वेदा ही क्यों, हम इतनी मेहनत क्यों करें कि बात पहले पकड़ें, फिर कफ पकड़ें, फिर पित्त पकड़ें, फिर इतना एलिमेंट्स को समझें और ये वो, यही क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम किसी भी और चीज की बात करें, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो कोई भी पैथी हो, है ना, आयुर्वेद ही क्यों? बिकॉज दे आर कॉजिंग द रूट कॉज ऑफ द बीमारी की जड़ को ठीक कर रहे हैं। अगर हम सिम्टम को ठीक कर देंगे, सिम्टम यानी कि अगर हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हम जो हमारा पैंक्रियाज होता है उसके लिए दवाइयां डालते चले जा रहे हैं, जड़ी बूटियां डालते चले जा रहे हैं। चाहे वो हमें वात, पित्त, कफ के बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये जड़ी बूटी जो है ये पैंक्रिया के लिए अच्छी है, खा लो। ये वाली जड़ी बूटी जो है ये हड्डियों के लिए अच्छी है, खा लो। ये वाली जो कैल्शियम है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है, खा लो। ऐसे नहीं, ऐसे करने से कैल्शियम ज्यादा भी हो सकता है। अगर कैल्शियम की कमी है, हमने कोई चीज कैल्शियम वाली खा ली, जितनी रिक्वायरमेंट है वहां तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हमने खा ली तो वो नुकसान भी तो कर देगी ना। तो हमने क्या किया, हमने वात, पित्त, कफ को समझा नहीं, हमने डायरेक्ट भरना शुरू कर दिया, तो वो एक बीमारी, एक और बीमारी पैदा करेगी, वो साइड इफेक्ट पैदा करेगी। तो आयुर्वेद को ही क्यों हम फॉलो करते हैं? आयुर्वेद पहले जड़ में जाता है, जड़ को ठीक करता है, फिर उसके बाद जो है उसकी शाखाओं को ठीक करता है, ठीक है। सो देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन के कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या बीमारी है। नंबर 1, आकृति, यानी कि कोई भी पेशेंट है, उसका चेहरा, उसका चलना फिरना, उसका उठना बैठना, ये सारी चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है। उसका शब्द यानी उसकी वाणी, उसकी आवाज कैसी निकल रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है, दबी दबी सी आ रही है, उससे पता लगा सकते हैं। उसकी आंखों से पता लगाते हैं। स्पर्श यानी कि टच करके पता लगाते हैं। मूत्र यानी कि हम उसके यूरिन के कलर से हम पता लगा सकते हैं। टूल का टेस्ट करा के हम पता लगा सकते हैं। जीभ जीभ देखने से हमें क्या पता चलता है कि वो कितना, उसके ऊपर गंदगी जमी हुई है, उसका रंग क्या है, लाल रंग है, सफेद रंग है। जीभ के रंग से हमें उसके अंदर की टॉक्सिन्स के लेवल का पता चल जाता है। अगर हम जीभ देखते हैं किसी की, तो हम उसका अंदर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर से अगर वो गंदगी जमी हुई कितनी हमें दिख रही है, अंदर जो नली के अंदर कितनी गंदगी जमी होगी, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके इंटेस्टाइन्स के अंदर
कितना टॉक्सिन है, फिर हम उसको टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए उसका उपाय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नाड़ी। से नाड़ियों के ऊपर आ गए, नाड़ी यानी कि सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। लेकिन आयुर्वेद के अंदर हम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? वात, पित्त और कफ। हम कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े, बात एक ही है, ठीक है। तो हम आयुर्वेद में किस तरीके से हम उसको करते हैं, वात, पित्त और कफ। तो नाड़ी परीक्षण कैसे करना है वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से हम यूरिन को देख करके पता लगा सकते हैं। ये मैंने डिटॉक्स की क्लास में भी आपको बताया है, ये नेचुरोपैथी की क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि यूरिन के कलर से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है, उसके अंदर टॉक्सिन का लेवल क्या है। हाइड्रेशन की क्लास में भी मैंने इसका ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में बताया है कि यूरिन के कलर से हम उसका टॉक्सिक लेवल जो है वो हम देख लेते हैं, राइट। अब आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें तो भी हम यूरिन का कलर देख करके वात, पित्त, जी थैंक यू, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा कि क्या डिसबैलेंस हो रहा है। अब यूरिन का कलर अगर आपको देखना हो, नोटिस करना हो, तो प्लीज इसका एक तरीका गलत लोग क्या यूज करते हैं, जो हमारा इंग्लिश टाइप का जो कंबोर्ड होता है जिसके अंदर, उसके अंदर अगर हम यूरिन करते हैं और उसका कलर हम उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर पहले से पानी भरा रहता है। अगर हम उसके अंदर कलर नोटिस करेंगे तो वो फेड होकर के नजर आएगा, असली कलर नहीं पता चलेगा। तो यूरिन का कलर देखने के लिए आप अलग से कंटेनर के अंदर यूरिन निकालेंगे तो आप उसका प्रॉपर कलर पता चलेगा। अगर पहले से पानी भरा रहेगा और उसमें हम कलरफुल कोई चीज डालेंगे तो वो कलर फेड हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर यूरिन का कलर किसी का देखना है तो हम डायरेक्ट उसका यूरिन जो है किसी कंटेनर में निकाल के चेक करेंगे, तब प्रॉपर कलर का हमें पता चलेगा और फिर उसके कलर के अकॉर्डिंग हम वात, पित्त और कफ को जो है वो देख एग्जामिनेशन उसका हम कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आयुर्वेदा विच इज वेरी रिलेवेंट, जो है नाड़ी परीक्षण यानी कि पल्स रीडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ डिसबैलेंस कितना है। डिसबैलेंस है ये तो हमें पता चल जाएगा कि हमें चार्ट मिल गया देखने के लिए, या हमें समझ में आ जाता, हमें बहुत सारी चीजें हमने बता दी कि यूरिन का कलर से पता चल जाएगा, आपको टेस्ट से पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजों से पता चल जाएगा। लेकिन कितना डिसबैलेंस है ये कैसे पता चलेगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का, जो कि है पल्स रीडिंग यानी कि नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण जो है हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर उसकी खुद की नाड़ी डिसबैलेंस है, उसकी खुद की जो वात, पित्त जो है, कफ जो है वो डिसबैलेंस है, वो नाड़ी परीक्षण प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, एग्जैक्टली नहीं कर पाएगा। बिकॉज जब हम नाड़ी परीक्षण के लिए अगर किसी उसको चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी अपनी नाड़ियां जो हैं वो भी उसके साथ मैच होनी बहुत जरूरी होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो हमें अपनी ही सुनाई दे रही होगी और हम उससे धोखा खा सकते हैं। तो नाड़ी परीक्षण इसीलिए जो है 100% हर किसी के लिए, हर किसी के बस का नहीं होता है, राइट। अगर कोई नाड़ी परीक्षण करके अगर कोई बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, वात, पित्त, कफ का बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसको खुद को अपनी नाड़ियां जो हैं वो बैलेंस करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, राइट। क्या जरूरत है नाड़ी परीक्षण करने की? जिस तरह एक वीणा के अंदर जो तार होती हैं उसकी, वो उसका संगीत होती हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नाड़ी है, जो हमारी ब्लड है, जो ब्लड स्ट्रीम है, वो हमारी वीणा की तरह है एक तरह से। उसके अंदर एक म्यूजिक चलता रहता है। अगर हम बहुत ध्यान से नाड़ी परीक्षण जो करते हैं उनको पता है, अगर हम नाड़ियों को फील करें ना,
अगर हम अभी अपनी नाड़ियों पे अगर हम ध्यान लगाएं और यहाँ पे हाथ रखें तो हमें ब्लड फील होता है कि धक 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 धक, इतना तो फील कोई भी कर सकता है, लेकिन इस धक धक के अंदर सब कुछ छुपा है। इसको अगर हम ढंग से समझ लें कि नाड़ी परीक्षण कैसे करना है, तो हमें किसी भी डायग्नोस की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट खाली ये 3 उंगलियां लगा करके पता चल सकता है कि क्या एक्चुअल में बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में प्रेजेंटेशन के अंदर तो है, आपको दे तो दूंगा, लेकिन इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट इज ए प्रैक्टिकल थिंग। ये मैं आपको सिखा नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करें। मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ, सिखा दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करने की चीज है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते भी अगर आप गलत चीज को प्रैक्टिस कर गए तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गलत चीज सारी जिंदगी के लिए पक जाएगी। तो मैं इसीलिए इसको सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बेसिक तो बता ही देता हूँ। ठीक है। इजिप्शियन कल्चर के अंदर पल्स को किस तरीके से नापा जाता था, ग्रीक कल्चर के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, क्या ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं कि अलग अलग डिफरेंट सभ्यताओं के अंदर, चाहे वो इजिप्शियन सभ्यताएं हो चाहे वो ग्रीक हो, पल्स को कितनी वैल्यू दी गई है और किस तरीके से उसके अंदर उसको किया जाता है। ये छोटा सा कुछ टेक्स्ट है थोड़ा सा इसके बारे में, किस तरीके से पल्स की वैल्यू के थ्रू कैसे बीमारियों को देखा करते थे। ठीक है। पल्स के अंदर खाली धक धक नहीं चल रहा होता है, धक धक के अलावा बहुत सारी धक धक जो है ना, वो एक जैसे कैरी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक कैरी वेव होती है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए की जाती है। कैरी वेव जो होती है वो छोटी छोटी बहुत सारी पल्सेस को लेकर के चल रही होती है। तो ये धक धक जो है ना, इसी तरीके से हमारी सारी एनर्जीज को बताती है कि हमारी बॉडी में कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ हमारे पैर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी धक धक की स्पीड, उसको उसके चलने का तरीका, उसकी वाइब्रेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। उसके चलने के तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि पैर में प्रॉब्लम है, या ये पता लगा लेते हैं कि वात पित्त और कब्ज जो है ये कितना बिगड़े हुए हैं। ठीक है। तो चाइनीज के अंदर या अरेबिक के अंदर या फिर हमारा तंत्र के अंदर, तंत्र ये वो तंत्र मंत्र वाला तंत्र नहीं है, ये हमारा नाड़ी तंत्र है, जो हमारा सुषुम्ना, ईडा और पिंगला, जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। ठीक है। उसके अंदर भी हम किस तरीके से नाड़ी को, हम नाड़ी परीक्षण करके हम बीमारी को पकड़ सकते हैं। राइट। कुछ पद्धतियां हैं जिसके थ्रू हम पल्स चेकिंग करते हैं। नाउ पल्स को और क्या क्या कहा जाता है, किस नाम से पल्स को बुलाया जाता है, अलग अलग सभ्यताओं के अकॉर्डिंग, अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग पल्स को क्या कहा जाता है। नाड़ी, कुछ लोग नाड़ी कहते हैं, कुछ लोग स्नायु तंत्र कहते हैं, कुछ लोग हाँसी कहते हैं, कुछ लोग हिसरा कहते हैं, कुछ लोग धमनी कहते हैं, कुछ लोग धरनी धरा धरा कहते हैं, तो टंटोकी, पता नहीं अजीब अजीब से नाम है, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। ठीक है। नाड़ी परीक्षण जो है, ये एक चीज और है जो फर्स्ट 3 पहले 3 घंटे हमारे शरीर के जो होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह के पहले 3 घंटों के अंदर नाड़ी परीक्षण अगर किया जाए तो वो ज्यादा, जितना एक्यूरेट होगा उतना, जितना एक्यूरेट हो सकता है वो 99% जो सुबह के 3 घंटे जो होते हैं ना, पहले हमारी नींद जब खुलती है और सुबह के जो पहले 3 घंटे होते हैं, उसके अंदर अगर नाड़ी परीक्षण किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है बहुत 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 गुना बेटर होता है। लेकिन अगर दिन के दौरान किया जाए, क्यों, उसका कारण क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। कैसे किया जाता है पल्स एग्जामिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल स्टेट में होना चाहिए आदमी, जिसके हम पल्स रीड कर रहे हैं, पल्स रीड कर रहा है वो भी, दोनों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि धूप में चल के आ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हैं या एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और पल्स रीड करने लग गए, ऐसा नहीं। पहले उनकी पल्स को नॉर्मल होने देना चाहिए, उनको रिलैक्स कराना चाहिए, पानी पी के थोड़ा रेस्ट करो 15-20 मिनट, जब उसके बाद जब वो बॉडी नॉर्मल स्टेज में आ जाए उसके बाद हमें नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। कैसे करते हैं ये हमने एक मेथड जो है इसका लिखा हुआ है, लेकिन बेस्ट चीज जो है, दिस इज द बेस्ट वे टू चेक द पल्स। जो ये नीचे वाला हाथ है, दिस इज पेशेंट का हाथ,
जिसकी नस हमने चेक करनी है, जिसकी नाड़ी हमने चेक करनी है, और जो ये ऊपर वाला हाथ है, ये जो चेक करने वाला है, ये उसका हाथ है। आप एंगल देख सकते हैं, किस एंगल में उस पेशेंट का हाथ है। हल्का सा लेफ्ट की तरफ से नहीं है कि मुट्ठी बंद कर रखी है और हम नाड़ी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ प्रॉपर खुला हुआ होना चाहिए, और ये भी नहीं कि बिल्कुल एकदम टाइट तरह का ऐसे खोल रखा है, ऐसे भी नहीं खुला होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट तरीके से खुला हुआ होना चाहिए, और पूरा खुला हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हाथ खुला होना चाहिए, हल्का सा लेफ्ट की तरफ टर्न होना चाहिए। ये इसका पूरा जो क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीजें मैं यहाँ पे इसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। जब आप नाड़ी चेक करते हैं तो किसी वो है कोनी है, वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं रखी होनी चाहिए, उसके नीचे कोई सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए, अदरवाइज नाड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है। नाउ नाड़ी परीक्षण जब हम करते हैं तो हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, नाड़ी किस तरह से हमें कितने अलग अलग तरीके से दिख सकती है। सर्प की तरह दिख सकती है, लीच की तरह दिख सकती है, मेंढक की तरह उछल उछल के, मतलब हमें नाड़ी को फील करके पता चल जाता है कि नाड़ी उछल उछल के चल रही है। मतलब ये बेसिक है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन खाली एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बस उसके लिए कि हंस की तरह है या कबूतर की तरह है, कबूतर जैसे, है ना। ये अलग आपको करके चेक करके बता के आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें वर्चुअल में कैसे होगा, है ना। तो आपको खाली एक अंडरस्टैंड करना है। आप एक काम कीजिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्यूशन करें ना, प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन भी करना चाहिए। आप लोग अपने हाथ में बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल होकर के बैठिए, और आई बिलीव, मैं ये सोच करके, ये यकीन से कि आप लोग जो हैं इस प्रेजेंटेशन को प्रॉपर देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आराम से एक जगह पर बैठे हुए हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई मेहनत वाला काम करके नहीं आए हैं, या एक जगह पर रिलैक्स होकर के पिछले 10-15 मिनट, एटलीस्ट 10-15 मिनट से आप एक जगह पर रिलैक्स होकर के बैठे हैं, तभी आप चेक कीजिएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, राइट। आप अपने ही हाथ से अपनी ही नाड़ी चेक करने की कोशिश की, इस तरीके से, इस तरीके से कि आपकी जो पहली इंडेक्स फिंगर है वो अंगूठे के नीचे आए, इंडेक्स फिंगर पर हमारे अंगूठे के नीचे आनी चाहिए, ये बात है, ठीक है। सेकंड फिंगर उसके नीचे, थर्ड फिंगर उसके नीचे, और हल्का सा प्रेशर देंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। आपको तीनों उंगलियों में हार्ट बीट फील होनी चाहिए। अगर तीनों उंगलियों में नहीं हो रही है तो थोड़ा उंगलियों को आगे पीछे एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ढूंढिए उनको। तीनों उंगलियों में आपको नाड़ी जो है आपकी फील होनी चाहिए। नाउ क्या क्या चीजें नोटिस करने की होती हैं। नंबर 1, आपको ये पता चल गया वात की फिंगर कौन सी है। आप कैमरा भी देखें, चलिए मैं कैमरा, आपको ये पता चल गया कि वात की फिंगर कौन सी है, पित्त की फिंगर कौन सी है, कफ की फिंगर कौन सी है। आपको इसमें से यहां से पता चलेगा, राइट। वात, वात, पित्त और कफ, ये आपको पता चल गया। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, कुछ चीजें हैं, कई चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं मैं एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपको फील करना है कि वात, पित्त और कफ तीनों फिंगर्स जो हमारी लगी हुई हैं उसमें से तीनों को फील हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर 1, अगर तीनों फिंगर्स को फील नहीं हो रही है तो आप उनको आगे पीछे करके थोड़ा सा एडजस्ट करके, जिस फिंगर को फील नहीं हो रही है आप उनको फील करने की पहले कोशिश कीजिए, तीनों में फील होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन सी फिंगर में फील हो रही है। आप फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि वात वाली फिंगर में, पित्त वाली फिंगर में या कफ वाली फिंगर में, कौन सी वाली
फिंगर में सबसे स्ट्रांगली आपकी नस जो है आपको फील हो रही है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपको पता लगानी है कि कौन सी वाली फिंगर में सबसे वीक फील हो रही है। मेरे को बात वाली फिंगर में सबसे ज्यादा वीक अगर फील हो रही है, अभी किसका क्या रिजल्ट है, किसका क्या वजह है, क्यों वीक हो रही है, क्यों स्ट्रांग हो रही है, वो सब बताऊंगा। आप खाली अभी आप नोटिस करना सीख लीजिए कि किस तरीके से हम नोटिस करते हैं कि कौन सी वाली फिंगर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि कौन सी वाली फिंगर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। फिर दूसरा हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा कौन सी वाली फिंगर में वीक फील हो रही है। फिर उसके बाद उन तीनों के बीच का जो गैप है, पहले इसमें फील हुई, फिर इसमें फील हुई, फिर इसमें फील हुई, इन तीनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो गैप कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये इसको समझने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत फोकस की जरूरत है। तीन चीजें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा पेशेंस, तीनों चाहिए आपको कि आपको वो चीज समझ में आ सके कि एक फिंगर से दूसरी फिंगर के बीच में जब पल्स जा रही है और दूसरी फिंगर से तीसरी फिंगर के बीच में जा रही है, उनके बीच का गैप कितना है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हीट। आपको तीनों फिंगर्स में से सबसे ज्यादा हीट कौन सी वाली फिंगर में फील हो रही है, सबसे ज्यादा और सबसे कम हीट, गर्मी कौन सी वाली फिंगर में फील हो रही है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर होता है, जो कि अभी आपने वात, पित्त और कफ तीनों फिंगर्स रखी हुई है। आप वात की फिंगर हटा दीजिए, आप पित्त और कफ में फील करने की कोशिश कीजिए, इसको बार बार आप फील करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वात में फील हो रही थी या वात की फिंगर हटाने के बाद कफ और पित्त में फील हो रही है या नहीं हो रही है, या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या ये लगाने के बाद ज्यादा फील हो रही है, ये हटाने के बाद। एक एक करके तीनों फिंगर्स को आप रिमूव कीजिए। अभी देखिए, आप दो फिंगर्स मेरी लगी हुई है, वात की और कफ की लगी हुई है, पित्त की नहीं लगी हुई है। तो मुझे वात और कफ के बीच का बैलेंस पता चलेगा पित्त को लगाने के बाद और पित्त को हटाने के बाद, पित्त को लगाने के बाद और पित्त को हटाने के बाद। ऐसे बार बार आपको चेक करने से आपको उसके बीच का गैप, उसके बीच की इंटेंसिटी, ये सारी चीजें फील करनी है। जितना इजीली आपके बीच का रिलेशन समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये प्रैक्टिस की चीज है। ये मैं आपको घोट के नहीं दे सकता, ये आपको मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ 1000 बार, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। राइट, प्रेजेंटेशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन कहाँ गई मेरी। तो जब हम इसको हम फील करते हैं, तब हम इसके बीच की जो मूवमेंट्स हैं उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये सांप की तरह है, टेढ़ा मेढ़ा चल रही है, उछल उछल के चल रही है, या कूद कूद के चल रही है, या स्लो मोशन में चल रही है, या बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, टक 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 फटाफट चल रही है। तो इसके थ्रू हम डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर्स के साथ इसको हम रिलेट करते हैं, ताकि हमें वात, पित्त और कफ इन तीनों को समझने में आसानी हो। जी, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और टेक्स्ट है जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये कुछ प्रकोप होते हैं, वात पित्त अगर डिसबैलेंस होगा तो, मैंने आपको जो बताया वात और पित्त की दो उंगलियां जो होती हैं वो क्या बताती हैं, पित्त और कफ की दो उंगलियां क्या बताती हैं, वात और कफ की क्या बताती हैं, ये सारी उंगलियां जो हैं इनका क्या दोष हो सकता है, इनकी वजह से क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको और प्रैक्टिकली बताई, लेकिन समझ में नहीं आई होंगी, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल है। अगर हम स्विमिंग सीखने की बात करें तो मैं 100 बार आपको लेक्चर दे दूंगा तो स्विमिंग नहीं आएगी जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे। वैसे ही जब तक आप इसकी 100 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पकड़ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी। ये प्रैक्टिस कई लोग सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं, और कई लोग कुछ दिनों में सीख जाते हैं। दिस इज पर्सन टू पर्सन। इसके अंदर कोई जादू टोना नहीं है, कोई फास्ट साइंस नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं इसको सीखने का। बाकी सारी चीजों के शॉर्टकट बता सकता हूं, ये प्रैक्टिस की चीज है। क्योंकि ये अगर हमने गलत सीख ली, अगर हमने गलत समझ लिया कि बात
को कफ का समझ लिया, पित्त की फिंगर को वात का समझ लिया कि हम वात कम है या पित्त कम है या कफ कम है या क्या है। जो इसका रिजल्ट हम निकालेंगे वो गलत निकल आएगा, बीमारी का ट्रीटमेंट हम गलत तरीके से करेंगे, डिसबैलेंस हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ जाए, बात अगर कम है तो वो और ज्यादा कम हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ज्यादा पेशेंसली और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप ना करें, करें तो ढंग से करें, ना करें तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन करा और 4 दिन छोड़ दिया, वो ना करें प्लीज। इसके बाद एक चीज और, नाड़ी परीक्षण करने से पहले क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब हमें नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए, जैसे कि जस्ट आफ्टर बाथ, एकदम नहाने के बाद आपको नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हीट, आपकी बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जो नेचुरल नहीं रहती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है या बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो भी आप नाड़ी परीक्षण ना करें। अगर धूप के अंदर या अगर आपने सन के नीचे काम किया और उसके बाद आप आके नाड़ी परीक्षण करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, नेचुरल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी तो उसके बाद भी हमारी जो ब्लड प्रेशर है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो डिफरेंट हो जाता है, तो हमें उस टाइम भी नाड़ी परीक्षण नहीं करना है। एकदम सो के उठने के बाद भी नहीं करना है। सुबह के 3 घंटे में मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि उठते ही चालू हो गए, ऐसा नहीं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। ठीक है, अगर हम किसी को मसाज करते हैं उस टाइम भी नहीं करना है, उसके बाद भी नहीं, मसाज करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर खाना खाने के बाद एकदम से नहीं करना है, अगर हम भूखे हैं तो अलग बात है, वो भी तब भी नहीं करना है, और खाना खाने के एकदम बाद भी नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का गैप करना है। ठीक है, ऑब्वियसली। और इंटरकोर्स के बाद भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, राइट। नाउ 8 तरह की नाड़ियां होती हैं जिनको हमें देखना होता है। मैंने आपको बताया कि उनके बीच का गैप नोटिस करना होता है, उनकी हीट एनर्जी नोटिस करनी होती है, ये सारी चीज़ें वही हैं। हमें इसी से पता चलता है कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ये खाली मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। जो शॉर्टकट, जो मेरी इस वर्कशॉप का मकसद है, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ये सब मैं आपको खाली इसीलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के अंदर क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे वर्कशॉप का जो मकसद है वो मैं आपको लास्ट में जरूर दूंगा। नाउ, किस टाइप की पल्स क्या शो करती है? ठीक है, अगर हेल्दी होगी, बिल्कुल हेल्दी होगी, तो तीनों पल्स बिल्कुल स्ट्रांगली फील होंगी, कोई वीक नहीं, कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं, तीनों पल्स, बात पित्त और कफ, तीनों फिंगर्स में आपको जो पल्स फील होगी वो बिल्कुल स्ट्रांगली फील होगी। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फास्ट फील होगी, बहुत ज्यादा रैपिड, यानी कि बहुत ज्यादा तक 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 ऐसी फील होगी। ठीक है, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा तक तक नहीं होती है, तो ब्लड प्रेशर ही चेंज हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इस तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह से हम उसके कैरेक्टरिस्टिक उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को फील कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये कुछ कुछ टेक्स्ट हैं कि हमें देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे वेदों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर जो इसका कहाँ कहाँ पे हमें मिलता है कि हमारी पल्स के थ्रू हम बीमारियों को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम शॉर्ट टिप्स। ये कुछ टेक्स्ट है कि कब से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ किसने किसने किस तरीके से इसको एक्सप्लोर किया, ये कुछ कुछ टेक्स्ट है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं सीधा। ये मैंने 8 तरह की सर्जरीज आपको जो इसकी ब्रांचेज हैं वो मैंने आपको बताई, काया, बाल, ग्रहा, और ये अलग अलग जो इसकी जो शाखाएं हैं, ये मैंने आपको 8 शाखाएं मैं आपको इसकी बता चुका हूँ, राइट।
इसके अलावा द मेन पॉइंट पंचकर्मा, 5 पद्धतियां होती हैं पंचकर्मा। क्या होता है? ये एक तरह की मसाज ट्रीटमेंट है जिसके अंदर योगा, मसाज, एक्यूप्रेशर और बहुत सारी ये सब चीजें ना मिक्स होकर के काम कर रही है। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल में। पंचकर्मा basically is a technique of solving problems through 5 different techniques। एक ऐसी टेक्निक है जो 5 डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके बनती है। ये पंचकर्मा जो है ये 5 डिफरेंट चीजों को मिला करके बना है। वो क्या है इसको हम समझते हैं। पंचकर्मा थेरेपी जो है क्या करती है हमारी बॉडी में, बेसिकली इसका जो मेजर टास्क होता है वो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मेजर पार्ट, चाहे वो किस थ्रू क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। और टॉक्सिन्स अगर रिमूव हो जाएंगे तो हम सारी चीजें, ये चीजें पहले के सेशंस में समझ चुके हैं कि टॉक्सिन्स रिमूव होने के बाद हमारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। हमारा वात, पित्त और कफ जो है ये बैलेंस हो जाता है, होने लगता है। कैसे, अभी समझते हैं हम। तो जो मेथड हैं पंचकर्मा के, 5 मेथड होते हैं। पहला है वमन। वमन यानी कि वॉमिटिंग, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी। हम नमक डाल के खूब सारा पानी पिला देते हैं पेशेंट को, खूब सारा 3-4 लीटर पानी कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला दें। और इतना ज़्यादा पानी जब वो पी लेता है फिर उंगली, गले के अंदर छोटी सी उंगली अगर टच करते हैं तो उससे हमें वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होने के साथ जब वो पानी अंदर गया, पानी के जब उसको हम रिमूव, जब वो पानी वॉमिट के थ्रू बाहर निकलेगा तो अपने साथ बहुत सारा एसिड, बहुत सारा जो टॉक्सिन्स जो हैं उसको लेकर के रिमूव कर देगा। बहुत सारा जो पानी जो है उसको वॉश आउट करेगा वॉमिटिंग के थ्रू। ये होता है वमन। दूसरा विरेचन। विरेचन यानी कि हम कुछ दवाइयाँ या कुछ काढ़े या कुछ टॉनिक्स, कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां कुछ इस तरह की हम डाल देते हैं पेट में, इंटेक करते हैं, जिससे हमें लूज मोशन लगता है। यानी कि 2 दिन 3 दिन तक लूज मोशन लगा रहता है, जिसकी वजह से जितना हमारा पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स, हार्ड टॉक्सिन्स जमा रहते हैं वो निकल जाए ताकि। फिर इसके बाद एक आता है नस्या। नस्या जो होता है वो हमारी जो हमारा ईएनटी है उसको बैलेंस करने के लिए, जो हमारी नाक के थ्रू, जो हमारी नाक के अंदर या गले के अंदर जो जमा होता है, चाहे वो सूत्र जल नीति के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। जल नीति क्या होता है, सूत्र नीति क्या होता है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। नाक के अंदर यहाँ से एक थ्रेड डाला जाता है और गले में से उसको बाहर निकाला जाता है और उसको रबिंग की जाती है ताकि उसके अंदर से जो जमा हुआ है वो निकल जाए। यही चीज हम जल के थ्रू, यानी कि एक लोटा जैसे होता है उसकी एक ऐसे वो होती है जिसको हम ऐसे करते हैं और वो पानी सारा जो है नाक के थ्रू इनटेक होता है और मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है, गले के थ्रू बाहर आ जाता है ताकि जो अंदर से गंदगी जमी हुई है वो वॉश आउट हो जाए। ठीक है, तो ये नस्या हो गया हमारा। इसके बाद बस्ती यानी कि एनीमा, जो हमारे पेट के अंदर कचरा हम ऊपर से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे एनफ पॉइंट के थ्रू हम पानी या वहां से हम कुछ अंदर चीज डालते हैं, एनीमा के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, फ्लश कर लेते हैं ताकि जो अंदर से जो टॉक्सिन है वो रिमूव हो सके। और फिर उसके बाद आता है रक्त मोचन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ब्लड है हमारा, चाहे हम एक्यूपेंचर के थ्रू या लीच थेरेपी, आजकल लीच थेरेपी जो है बहुत फेमस है, लीच थेरेपी के थ्रू, लीच यानी कि हम जहाँ पे गंदगी होती है, टॉक्सिन वाला ब्लड होता है, वहां पे हम लीच चिपका देते हैं। लीच क्या करती है, वो ब्लड को चूस लेती है, जो टॉक्सिन वाला ब्लड होता है उसको चूस लेती है, तो जो अंदर नया ब्लड बनता है वो फ्रेश बनता है। तो इस तरीके से भी हम ब्लड के अंदर के जो टॉक्सिन हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेज हैं, 5 वेज होते हैं जिसके थ्रू
पंचकर्मा इज बेसिकली फॉर टॉक्सिन रिमूवल ओनली, राइट। ये 5 मेथड होते हैं पंचकर्मा के अंदर। नाउ इसके अलावा भी मसाज थेरेपी के अंदर, पंचकर्मा के अंदर कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि अभ्यांग। अभ्यांग के अंदर हम क्या करते हैं, ये भी एक तरह की मसाज है। हम मसाज थेरेपी, जब हमने मसाज की क्लास करी थी, हम मसाज को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। इसीलिए देखिए, अब आप रिलेट कीजिए कि जो हम क्लासेस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, चाहे वो डिटॉक्स की रही हो, चाहे वो मसाज की रही हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर की रही हो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। नाउ हमें यहाँ पर उन चीजों को रिलेट करना, उन चीजों को समझना कितना इजी है। लेकिन अगर हम पहले ही ये वाली क्लास करते, पहले आयुर्वेद की करते और फिर हम सोचते, मैं आपको बोलता कि मैं मसाज की अलग से क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा, डिटॉक्स की अलग से क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा, हाइड्रेशन की अलग से लूंगा, उसमें बताऊंगा, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है वो सारी चीजों को एक जगह जोड़ करके इकट्ठा कर पाना। लेकिन अभी आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें मालूम है, तो नाउ यू कैन पुट दैट, जो उसके हमारी जो पजल है उसके टुकड़ों को आप प्लेस में रख सकते हैं, और ताकि वो प्रॉपर एक शेप में आ जाए, राइट। तो आपको मसाज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। वन मोर थिंग इज एरोमा थेरेपी। दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। एरोमा यानी कि स्मेल, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। आपने बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे जानवरों के पास बहुत ज्यादा सेंस नहीं होती है बातचीत करने के लिए। उनके पास या तो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, या फिर उनकी स्मेल साइंस है। तो जो एरोमा है, जो स्मेल है, उसकी साइंस जो है डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। आप जानवरों को देखेंगे, उनकी एक स्मेल की लैंग्वेज होती है। जितने भी जानवर हैं वो पेड़ों पर या पत्थरों पर अपनी स्मेल छोड़ते हैं, ताकि वो एक अपना एरिया जो है बता सकें दूसरे जानवरों को कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो ये साइंस जो है स्मेल की, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। एरोमा को अगर हम स्टडी करें तो एरोमा खुद में एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, लेकिन वो हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डीपली, या इस सेशन 16 जो सेशन थे, 16 के 17 भी हो जाते, 18 भी हो जाते, 20 भी हो जाते, लेकिन ये इतना ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट अगर रिक्वायरमेंट रहेगी और आप लोग कहेंगे कि एरोमा थेरेपी ही हमें सीखना भी है, तो एक एरोमा थेरेपी के ऊपर अलग से हम क्लास डिजाइन कर लेंगे, राइट। लेकिन मैं एक छोटा सा जो इसका वो है वो बता देता हूँ आपको। जब हम कोई चीज स्मेल करते हैं, तो हमारे ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशंस होती हैं कई तरह की, हमें अच्छा या बुरा फील होना शुरू होता है। तो इसीलिए आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बैड स्मेल है, या बहुत ज्यादा जहाँ पे स्टिंक है, तो आप धीरे धीरे आपको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आप वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो एरोमा जो साइंस है, वो हमारे ब्रेन के उन हार्मोन्स को लेकर के वो साइंस है। अब आप एक, अगर मैं चलो बोल देता हूँ, अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, तो मेल की जो एरोमा है, जो उसकी जो सेंस होती है, वो डिफरेंट काम करती है, फीमेल की अलग तरीके से काम करती है। तो जो मेल्स और फीमेल्स की अगर हम बात करें, तो ये एक दूसरे को जो पसंद करते हैं, इसके अंदर भी स्मेल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट। तो एरोमा थेरेपी इज बेसिकली जो हमारे कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, लाइक लेवेंडर, लाइक रोज, लाइक बहुत सारे अलग अलग इस तरह के जो हमारे वो होते हैं, इनके एसेंशियल ऑयल्स बना दिए जाते हैं, इनके इत्र बना दिए जाते हैं, इनके कई चीजें होती हैं जो, जिसके थ्रू हम अपने इनको हम स्मेल करते हैं। और चाहे वो डिफ्यूजर के थ्रू हो, चाहे वो हम डायरेक्ट अपनी बॉडी पे अप्लाई करके रखें, चाहे हम अपने कपड़ों में लगाएं, चाहे कैसे भी हम उसको स्मेल करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हम उसको, और वो फंक्शनिंग जो है, हमारी जो नेचुरल फंक्शनिंग है, उसको चेंज करता है। तो एरोमा थेरेपी के थ्रू हम भी इसको, ये भी एक हिस्सा है आयुर्वेद का, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है शिरोद्रा।
शिरोद्रा के अंदर क्या करते हैं हम, एक वेसल होता है जिसके अंदर ऑयल, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वात पित्त एंड कफ, क्या डिसबैलेंस है, क्या चीज ठीक करनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या कौन सा ऑयल डालना है, कौन सी क्या चीज उसके अंदर। एक वेसल होता है जिसके अंदर नीचे एक छेद होता है और वो ड्रॉप ड्रॉप करके हमारे यहाँ पे थर्ड आई वाले पॉइंट पे गिरता रहता है। इससे होगा क्या, इससे मेजरली एक जो मेजर फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेन है वो हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर सकता है, और हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी पूरी बॉडी में क्या क्या चीजें जो हमारी वर्क करती हैं। मैंने आपको बताया था कि डिटॉक्सिंग हमारी बॉडी का एक इंटरनल फीचर है, ये अलग से नहीं होना चाहिए, नेचुरल वे में होना चाहिए। लीवर अपना डिटॉक्स अपने आप करता है, किडनी अपना डिटॉक्स अपने आप करती हैं, इंटेस्टाइन्स अपना डिटॉक्स। तो ये सारी चीजों को करने के लिए हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स जाने चाहिए उनको स्टिमुलेट करके और एनर्जी चैनल्स को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करके, ये जो थर्ड आई होती है हमारी, उसके ऊपर हम इसको वर्क करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा पंचकर्मा, राइट। फिर इसके बाद उर्वरथनम होता है, ये भी हमारा एक तरह का मसाज होता है जिसके अंदर हम मड थेरेपी को यूज करते हैं। ये हमारा, जैसे हमने नेचुरोपैथी के अंदर हमने मड मड थेरेपी और हॉट वाटर थेरेपी ये सब चीजें समझी थी, तो ये उसका ही कुछ, उसी को हम जब मड की जगह पे हम कुछ जड़ी बूटियां या कुछ जो इस तरह की चीजें होती हैं हम उसको यूज करते हैं, हर्ब्स को यूज करते हैं, नीम का या उसके ऑयल के अंदर मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स के ऑयल डिपेंडिंग ऑन बाथ पित्त एंड कफ, ये सारी चीजों के थ्रू हम बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीजें हैं। जो पोटली होता है, इसको हम पोटली भी बोल सकते हैं, पतरा भी बोल सकते हैं, राइस बाउल भी बोल सकते हैं, कई चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग टाइप की हीट दे करके बॉडी में से टॉक्सिन्स को नरम करते हैं ताकि वो रिमूव हो सकें, राइट। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड। ये भी एक मेथड है जिससे हम बॉडी के ऊपर पूरा मलाई और बेसन और ये वो सब चीजें मल के बॉडी को जब उसको वॉश करते हैं तो वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को अपने अपने साथ रिमूव कर देता है। कई सारे इसके फायदे होते हैं। मसाज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट ऑयल को यूज किया जाता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको दूंगा, आप पढ़िएगा इनको, ठीक है। ये हमारी आंखों के लिए है पर्टिकुलरली। ये एक तरीके से हम आंखों के चारों तरफ एक कटोरी सी बना लेते हैं आटा लगा के, और उसके अंदर हम ऑयल भर देते हैं ताकि हमारी आंखों के अंदर से भी जो हमारी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो सकें और हमारी जो विजन है वो ज्यादा क्लियर हो सके। सो नाउ व्हाट इज द यूनिक, ये आयुर्वेद जो है वो बेसिकली हमारा किसी बीमारी को इलाज करने का नहीं होता है, वो हमारे वात पित्त और कफ इनको बैलेंस करने के लिए होता है, राइट। दिस इज द ओनली यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेदा। नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। जितना कुछ अभी तक हमने सीखा उन सब को हम एक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 16 डेज का बीच चुके हैं। आज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। इसके अंदर हमने क्या क्या, नेचुरोपैथी, हाउ, नेचुरोपैथी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, तो उसकी क्या क्या टेक्निक होती हैं, ये हम ऑलरेडी सब चीजें समझ चुके हैं। उसको हम आयुर्वेदा से रिलेट करके हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी का, ये चीजें आज हमने समझ ली। अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन को अभी हम ये चीजें हम समझ चुके हैं। अभी डोंट वरी, अब और कुछ बेचने के लिए नहीं है, अभी तो सिर्फ सीधा 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 हो गया मेरा ये कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं एक और कोर्स आपको बोलूंगा इतने पैसे दो और एक और खरीदो, नहीं है, कंप्लीट, ठीक है।
हर्बल सपोर्ट के अंदर हमने सारी चीज़ों को समझा, योगा के अंदर हमने समझा कि योगा के थ्रू कैसे हम अपने डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं, एनर्जी चैनल्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग इट विद आयुर्वेदा, अगर हम आयुर्वेद के साथ इसको कंपेयर वो जोड़ के देखते हैं तो आयुर्वेदा भी एक इट इज ए काइंड ऑफ हमारा वात पित्त एंड कफ, हमारे एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी और हमारी थर्मल एनर्जी। अगर हम योगा के थ्रू अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो योगा जो है वो भी इन्हीं चीजों की बैलेंसिंग के लिए होता है, राइट। हमने ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजियोथेरेपी जो है ये एक चीज ऐसी है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो एक एक्सटर्नल चीज है हमारे लिए। ये जो है ये हमें किसी से करवानी पड़ेगी, ये हम खुद के एक्सपर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर हम फिजियोथेरेपी का यूज भी करें आयुर्वेद के साथ तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत 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 अच्छा हो सकता है, राइट। हाइड्रेशन, हमने हाइड्रेशन की जो क्लास करी थी उसके अंदर हम बहुत डिटेल में अपनी बॉडी की हाइड्रेशन को लेकर के हम समझ चुके हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड नहीं होगी तो क्या होगा, हम चाहे कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन लें, चाहे कितना ही अच्छा हम प्रॉपर तरीके से नाड़ी भी परीक्षण नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से हमारे हम कोई भी वात पित्त और कफ का जो बैलेंस है उसको समझ नहीं पाएंगे, और वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में किस तरीके से काम कर रहे हैं हम वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। हाइड्रेशन का हमने समझा, डिटॉक्स का तो है ही। ये सारी चीजें अल्टीमेटली डिटेल, जितनी भी चीज हमने हमारा सनबाथ हो चाहे वो कुछ भी हो, ये जितनी चीजें हमने डिस्कस करी है अल्टीमेटली डिटॉक्स के लिए ही हो रही है, राइट। फास्टिंग, मैंने आपको फास्टिंग के बारे में बता दिया। फास्टिंग के अंदर के किस तरीके से हमें कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, ये सारी चीजें हमने फास्टिंग के दौरान हमने समझी हैं, राइट। एक्यूप्रेशर के थ्रू हमने समझा कि एक्यूप्रेशर के थ्रू हम कैसे हम अपने एनर्जी चैनल्स को, अपने मेरिडियंस को कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें हमने समझी हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी बॉडी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमने उसके बारे में समझा। जियोथर्मल एनर्जीज के बारे में हमने समझा कि जो धरती के नीचे से जो एनर्जीज हमें निकल रही होती हैं वो हमें किस तरीके से इफेक्ट करती हैं और उनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो सारी चीजों के बारे में हमने समझा, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में हमने समझा कि जो पानी है, पानी को किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं, उनको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आरओ का पानी किस तरीके से हमारे लिए नुकसान होता है, और कैसे हम स्ट्रक्चर्ड वाटर के थ्रू हम अपने के बारे में हमने समझा। वेट पैक का तो हमें शायद सुनीता जी ने मुझे किसी एक क्लास में बताया भी था कि वो रेगुलर वेट पैक कर रही हैं, और रेगुलर वेट पैक करने की वजह से उनको आर्थराइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है। सुनीता जी आपने मुझे बताया था, राइट, ठीक है। इसके अलावा सनबाथ के बारे में हमने समझा कि सनबाथ अगर हम लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, अगर हम उठते हैं सनबाथ लेते हैं तो हमारी बॉडी किस तरीके से डिटॉक्स होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझी, राइट। फिर उसके बाद मसाज थेरेपी के बारे में हमने समझा, जो अभी हमने पंचकर्मा में फिर से एक बार देखा कि मसाज जो होती है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या चीज़ों का असर करती है, राइट। फिर मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ चुके हैं। नाउ अगर हम इन सारी चीज़ों को यूज करें, कैसे काम करेंगे हम, हमारी जो लाइफ फोर्स है, जो में बात की थी, डेड के बीच में जो डिफरेंशिएट करने वाली एनर्जी है, अगर मैं आज अभी मर जाऊं तो मेरी बॉडी में से क्या निकल जाएगा, क्या चीज निकल जाएगी जो हम जिसके थ्रू हम कहेंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये मर गया, वो लाइफ फोर्स, वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में से निकल जाती है, जो हमारी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से हम लिविंग और डेड के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, वो लाइफ फोर्स बहुत पावरफुल है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ये बहुत कुछ करना जानती है हमारी बॉडी में। आज आयुर्वेद की क्लास करने के बाद भी आप लोगों को मैंने कोई नुस्खा या कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं बताया, लेकिन मैं आज आपको जो चीज बता रहा हूँ, जो मैं हर सेशन में अपने बोलता हूँ और शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमारी इम्यूनिटी, दैट इज एवरीथिंग। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी
भगवान ने, जो ऊपर वाले ने हमें ये बॉडी दी है, ये बेहतरीन मशीन है। अगर कहीं कट लग जाए तो उसे दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिकली खून की एक पपड़ी जमेगी, वो सूखेगा, नई स्किन आ जाएगी, वो भर जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये बेहतरीन एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिक अपनी हीलिंग जानती है, राइट। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको हीलिंग और डाइजेशन दोनों में कंफ्यूज कर रखा है, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं बार बार दोबारा इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक रिवाइज हो सके, एक रिकॉल हो सके। लाइफ फोर्स को इतना बिजी कर रखा, सुबह उठ के हम खाना, चलो ठीक है 2 बजे खा लेंगे, ठीक है, मान ली फास्टिंग करेंगे, इंटरमीडिएंट फास्टिंग करेंगे, लेकिन सुबह चाय जरूर पियेंगे, ग्रीन टी जरूर पियेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम गलतियां करते हैं, हम उसको डाइजेशन में ही बिजी रखे हुए हैं, है ना। तो हमें डाइजेशन से उसको फ्री करना है ताकि वो अपना हीलिंग के ऊपर फोकस कर सके, राइट। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इतने सारे सेशंस के थ्रू, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग नजरिए से हम सारी चीजों को डिटेल में समझ चुके हैं। नाउ करना क्या है, लास्ट में दोबारा से यही चीज मैंने डे 1 में आपको बताई थी, यही चीज आज दोबारा कोई कोई हमारा है, चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हमारा आर्थराइटिस है, चाहे पार्किंसन है, चाहे अल्जाइमर्स है, चाहे हमारा न्यूरोलॉजिकल है, चाहे हमारा कोई भी है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो वात, पित्त और कफ के डिसबैलेंस से है। इनको बैलेंस करने का तरीका, नंबर 1 फास्टिंग। अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, आपकी लाइफ फोर्स को टाइम मिलता है कि आपकी हीलिंग कर सके। हाइड्रेशन, आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट रहनी चाहिए, अगर हाइड्रेट रहेगी तो इन सब चीज़ों को कम करना बहुत आसान हो जाएगा। ड्राई रहेगी आपकी बॉडी, डिहाइड्रेटेड रहेगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करेंगी। सेकेंड नंबर पे आता है डिटॉक्स। आपकी बॉडी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो एनिमा के थ्रू करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, चाहे कैसे भी, हमारी बॉडी को डिटॉक्स होना है, डिटॉक्स करना है, कंपलसरी है। डिटॉक्स नहीं करेंगे, आप कितने ही इलाज करते रहिए, जितने मर्जी इलाज कर लीजिए, अगर आप डिटॉक्स प्रॉपर नहीं है, आप पे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं, तो बीमारी अगर दब भी जाएगी, ठीक भी हो जाएगी, तो वापस आ जाएगी। तो डिटॉक्स करना ही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। उसके बाद हमारी बॉडी को हमने रेगुलेट करना है, उसके एनर्जीज जो हैं उसको हमने रेगुलेट करना ही है, कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। योगा करें, मेडिटेशन करें, मसाज करें, वेट पैक करें, कुछ भी करें, हमें अपनी बॉडी को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को, अपने एनर्जीज को, अपने एनर्जी चैनल्स को, अपनी नाड़ियों को, अपने मेरिडियंस को, सबको रेगुलेट करना ही है, ठीक है। ये जो दवाई है, ये ऐसी दवाई है जो हमेशा हर बीमारी में काम करेगी, ठीक है। सपोर्ट, किस तरीके से सपोर्ट देना है, संवाद, हर्बल सपोर्ट। हर्बल, मैंने आपको जो लास्ट सेशन के अंदर आपको कुछ हर्ब्स के बारे में, बेसिक हर्ब्स के बारे में बताया था कि अगर विटामिन सी है उसके लिए क्या चाहिए आपको, ये सारी मैंने हर्ब्स की एक प्रॉपर लिस्ट दी है, जिसके अंदर 50 के करीब हर्ब्स हैं, जिसका प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन हर्ब क्या क्या काम कर सकती है। ने क्वेश्चन किया था कि कितनी क्वांटिटी में हर्ब्स को कंज्यूम करना है कि वो ओवरडोज ना बने, राइट। मेरा आंसर है मिनिमम क्वांटिटी, जितना मिनिमम पॉसिबल हो उतना लेना है, ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा ही करेगा। मिनिमम मतलब है पूरे दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, चाहे बीमारी कम है चाहे बीमारी ज्यादा है, 5 ग्राम पूरे दिन में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेना है। कोई भी हर्ब इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी है। क्यों? कब जरूरत पड़ती है बॉडी को ज्यादा हर्ब्स कंज्यूम करने की? कब जो पुराने टाइप के आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, सबसे डर के कानों को हाथ लगा के बता रहा हूँ,
जो पुराने टाइप के आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो दिन में 3 बार, दिन में 5 बार अलग अलग हर्ब्स को कंज्यूम करने के लिए बोल देते हैं। उनका रीजन है, उनका रीजन ये है कि वो इतनी सारी साइंस समझाने नहीं बैठे हैं आपको। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 ग्राम, उसका मतलब ये है कि आप समझ चुके हैं कि आपकी बॉडी अगर अंदर से नीट एंड क्लीन होगी, डिटॉक्स होगी, तो वो जो 5 ग्राम है ना, वो अपना काम कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 5 ग्राम भी नहीं है सच में। हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है कि हमारे लंग्स, अगर हम सांस लेते हैं तो कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी की बात करें तो इतनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, लेकिन हमारे लंग्स इतना इतना काम कर रहे हैं, और उसके अंदर भी पॉल्यूटेड एयर है, और उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही है, जिसके अंदर से वो अपना पूरी शरीर चल रहा है। अगर हम इतनी ऑक्सीजन इस तरीके से पूरी सांस लेंगे और लंग्स को पूरा काम करने का मौका देंगे, तो कितनी ऑक्सीजन जाएगी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम होगी ना, तब भी और अभी भी उतनी ही कंज्यूम होगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, वो बहुत ज्यादा है। बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है, बहुत थोड़े में अगर नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम कुछ और है। अगर हम 5 ग्राम कोई हर्ब ले रहे हैं और वो असर नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम उस हर्ब में नहीं है, उसकी क्वांटिटी में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो डिटॉक्स नहीं है, बॉडी अंदर से इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि वो 5 ग्राम हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचा ही नहीं, हमारी मिलेज ने उसको चूसा ही नहीं, उसको लिवर तक पहुंचाया ही नहीं, उसके अंदर से रस निकला ही नहीं, उसको सक किया ही नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, है ना। तो वो जो 5 ग्राम की क्वांटिटी है वही अमृत है, उसके ज्यादा की क्वांटिटी सब जहर है। तो 5 ग्राम अगर काम कर रहा है, वेरी गुड। नहीं कर रहा है, फर्स्ट डिटॉक्स योर बॉडी, देन टेक दैट 5 ग्राम, चाहे वो नीम है, चाहे हल्दी है, चाहे वो कुछ भी है। अगर 5 ग्राम के अंदर अंदर आराम आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आ रहा है तो ज्यादा मत लेना, वो जहर हो जाएगी। ओवर यूज नहीं करना है, ओवरडोज नहीं करना है, राइट। ओके, क्लियर ये पॉइंट हो गया होगा क्योंकि मैंने समझाया इस तरीके। नाउ द फाइनल वर्ड फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस सेशन इज, ओवरऑल हमारी बॉडी जो है अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, राइट। इन्हीं 5 चीजों का डिसबैलेंस जो होता है वो वात, पित्त और कफ के रूप में हमारी बॉडी में हो जाता है, राइट। इन्हीं चीजों का जो डिसबैलेंस है वो बीमारी बन जाता है। तो हमें ओवरऑल इन्हीं चीजों को बैलेंस करना है। अगर हम एक प्रॉपर दिनचर्या, एक ऐसा डेली रूटीन जिसके अंदर मॉर्निंग सनबाथ से लेकर के, ड्राई ब्रशिंग से लेकर के, वेट पैक के बाद हमारा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का फॉलो करना है वो, उसके बाद प्रॉपर हाइड्रेशन, उसके बाद हम ये सारी चीजें अगर प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर योगा, प्रॉपर एक्यूप्रेशर, प्रॉपर हमारा ये सारी चीजें हम प्रॉपर रेगुलर इसको फॉलो करते रहे ना, तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो हमारा शरीर ठीक नहीं कर सकता। बिकॉज हमारी जो लाइफ फोर्स है दैट इज वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल। पूरे ब्रह्मांड को जो एनर्जी चला रही है, एक छोटे से शरीर को नहीं चलाती क्या, बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानती है, लेकिन हमने उसको कंफ्यूज कर दिया डाइजेशन के अंदर, राइट। ओके, मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मेरी सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है, यही काम है। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सारे सेशंस कंप्लीट होते हैं। नाउ कोई क्वेश्चन अगर किसी का है, कोई डाउट है तो लेट्स टेक क्वेश्चन। एनीबॉडी? सर, अगर my daughter does not do yoga because she is little lazy. क्या एज है सर मैम बच्चे की? 10 and सॉरी 10 years. She is 10 years. 10 years? हाँ 10 years, 10 साल के बच्चे को योगा नहीं करना है, वो इतना उछल कूद अपने आप कर लेता है।
वो इतने अलग अलग, अगर वो खेलती है ना, इफ शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन या जो भी स्पोर्ट उसको अगर पसंद है, आप उसको वो करवाइए, जितना वो No, she खेलेगी। doesn't play. She is not a active child. अच्छा She sits and plays like drawing and जैसे अच्छा, वो हाँ फिजिकली sedentary. प्ले नहीं करती है। हाँ only कोई बात sedentary. नहीं, अगर नहीं करती है कोई बात नहीं, बच्चे का मूड होता है, वो कई बच्चे होते हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं बट मेंटली वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको खाली सन बाथ दे दीजिए, सन बाथ और ड्राई ब्रशिंग। And she's ready to do Surya Namaskar. Is it ओके, okay? Is it good? यस Okay. यस यस कितने यस बार यस, वेरी स्टार्ट गुड। करें कि she can gradually एक increase? बार एक बार, Okay. ओनली वन टाइम, इफ शी इज डूइंग इट। 10 साल की उम्र है अभी, बॉडी के अंदर उतना टॉक्सिन नहीं होगा, उसका टॉक्सिन लेवल नहीं होगा। अभी जो बात है वो हमारी हेल्थ के ऊपर, जो बात हम फिजिकल बॉडी की बात करें, तो बॉडी के अंदर उतना ज्यादा टॉक्सिन नहीं होगा, ठीक है। फैट हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट टॉक्सिन इतना ज्यादा नहीं होंगे, राइट। तो उसको फोकस नहीं करना है अभी, जो है उनको आप सनबाथ दीजिए। Okay. अगर सूर्य नमस्कार एक बार भी कर ले, बहुत अच्छी बात है। और ड्राई ब्रशिंग, अगर आप उनको, आप अपने हाथ से उसको ड्राई ब्रशिंग कर दीजिए। ड्राई ब्रशिंग से क्या होगा, जो टॉक्सिन्स है उसके सेल्स के अंदर जो जमा होने हैं स्किन के अंदर, वो नहीं होंगे और वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। Okay. And वेट पैक कीजिए अगर कभी कभी हफ्ते में 2 बार। okay. Wet pack helped her very much. I did for her myself. It was very helpful. जी, वेट पैक इज ए वेरी गुड थेरेपी, वेरी गुड, यस आई नो। एनीबॉडी एल्स, कोई और क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है सर। बिल्कुल बताइए। आप बोल रहे हैं कोई कि बात नहीं। 16 आवर्स फास्टिंग करना है, 8 आवर्स खाना है, राइट। और जी हाँ जी, उसमें भी ज्यादा लाइक यौगिक आहार जैसे सैलड, राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है। हाँ लाइक हाँ जी, फ्रूट सैलड, तब तो ग्रेन इंटेक इज सो लेस नो, लाइक रोटी राइस एंड ऑल। हाँ तो जरूरत नहीं है ना। देखिए, ग्रेन इंटेक जो है वो लेस, कम नहीं करना है, वो लेना है, प्रॉपर लेना है, बट उसके अंदर भी आधा कच्चा उसको रखना है, पूरा पकाना नहीं है। मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा हम पका देते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, और ग्रेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन जाता है। ग्रेन्स का कम नहीं करना है, किसी भी चीज को कम नहीं करना है, बस उसको मैनेज करना है, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर हमने इतना मील लेना है तो एक ही बार में पूरा नहीं खाना है, थोड़ा 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 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब खाने के तरीके में, अगर हम मतलब खाना बनाने के तरीके में, we हाँ should जी, not fry, we should boil, and that too half boil, is it? यस। अगर हम फ्राई भी करते हैं, कोई चीज ऐसी होती है, कई चीजें ऐसी हैं हमारे जो फ्राई करने की जरूरत कभी रहती भी है, तो उसको हल्का कम फ्राई करें। उसके अलावा अगर हम फ्राई करने की बजाय हम उसको बेक कर लें, हम उसको रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। Just last question. आपने एक हाँ मसाज जी, हाँ जी, मतलब ईडा पिंगला एंड दिस थिंग यू टोल्ड फॉर रोटेशन, 20 टाइम्स रोटेशन करना यस है यस यस यस, राइट राइट ड्यूरिंग राइट। menstrual period. Is it okay to do it or we should not do? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल नहीं, आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल उसको ना करें प्लीज। Okay. That's all. Thank you you. should not do it, बिकॉज उसके अंदर जो होता है हमारी बॉडी जो है, बट उस टाइम पे आप यू कैन डू द एक्यूप्रेशर वाला जो चीजें हैं वो यू कैन डू, यू कैन डू द ड्राई ब्रशिंग, यू कैन डू द सन बाथ, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। सोने से पहले कर सकते हैं उसको? दैट नहीं, मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू जी। एनीबॉडी एल्स, कोई और क्वेश्चन? क्लोज करें फिर, चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन आज का। थैंक यू सो मच।
आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मेरी बस यही। Thank you very much, sir. थैंक यू सो मच। Thanks for good Thank you, sir. knowledge. Thank you, sir. Thank you. अच्छी दिखाई नहीं